अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। और क्या ज़बरदस्त इस वक्त बारिश अब से कुछ देर ओहो, पहले हो रही थी। अच्छा, बारिश की अलामात वो कहते हैं ना कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स ये होते हैं। बाज़ औक़ात शदीद बारिश हुई है तो जैसे ही आप घर से बाहर निकलें तो आपकी गली जो है वो नदी नाले का मंजर पेश कर रही है और तेज़ हाँ रफ्तार पानी जा रहा, तो आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि अल्लाह रहम करे कि हाँ ना जाने क्या प्रॉब्लम्स होंगी। वैसे और आइडियली और होना दूसरा ये चाहिए। कि गाड़ी चलाते हुए और बाइकर्स हमारे जो साथी हैं उनको भी ये सामना करना पड़ता होगा कि आपको वैसे तो खड्डे देख के आप इधर उधर होके निकल जाते हैं। एक तो बरसात में नए खड्डे बनते हैं जी और फिर माशाल्लाह आपको से। उनका पता नहीं होता, तो आप धुड़ुस धुड़ुस करते हुए आते हैं। तो धुड़ुस माशाल्लाह धुड़ुस, बड़ी आपका एक आपको कायरोप्रैक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। बिल्कुल जी, धुड़ुस धुड़ुस की जरूरत तो पड़ती है। अब इंसान थोड़ा ना टाइम पे घर से निकले, आराम से हम्म, निकलें, तैरते हुए उससे जाएं उससे उससे कोई फ़र्क नहीं ऐसे। पड़ता। लेकिन ऐसे नहीं क्योंकि नहीं, देखिए मेरी बात सुने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेढ़ घंटे कह रही हूँ, 1.5 महीने से बारिशें हो रही हाँ, हैं, 1.5 महीने से। और आपको देखें कि जब ये पानी खड़ा रहता है और बहुत देर तक खड़ा रहेगा, हमारे यहाँ तो आपको याद नहीं है कि जब वो 2 दिन बारिशें हुई थी और उसके बाद वो 2 दिन बारिशों का पानी कितने हफ्तों खड़ा था, क्या मसले हुए थे। तो और ये ये तो मरकज़ी डेढ़ शाहराहों की महीने बात कर रहा बारिश, हूँ मैं, ये कोई हाँ। ऐसी नहीं कि गली मोहल्ले के अगर जो उसकी बात रोड्स तो हैं। कर ही नहीं रहे हम जो आपसे। मरकज़ी शाहराएँ हैं जिन पे ज़ाहिर है कि हैवी ट्रैफिक चलता है और उसके बाद फिर ये है कि जहाँ पानी खड़ा हो तो फिर ज़्यादा बारिश होती है तो फिर पानी भी ज़्यादा आ हाँ जाता है। हाँ उसके बाद फिर जो सूरत हाल होती है वो सबके हाँ। सामने कि इस वक्त सफ़र के काबिल कराची की सड़कें नहीं रहीं। लेकिन ज़ाहिर है कि रिपेयर वर्क भी कब हो। मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से सुना था 2.5 अरब रुपए जी उन्होंने, जी जी लेकिन जी। 2.5 अरब रुपए तो यार कुछ भी नहीं होगा। दिल बी जस्ट पीनट्स। चलें, एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ स्टार्ट तो करवाएं भाई, हमें भी कुछ अच्छे समारात देखने को मिले। हम इस हवाले से बात करेंगे। और एयर वाई न्यूज़ अभी तक बहाल नहीं हो सका। केबल ऑपरेटर्स ने अभी तक एयर वाई न्यूज़ को, जिसकी पुरानी, ना सिर्फ ये कि पुरानी पोजीशन, बल्कि अभी तक अच्छा, एयर वाई इट्स नॉट न्यूज़ नहीं जस्ट आ रहा। अबाउट केबल ऑपरेटर्स। मुझे मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे इधर उधर के जो दूसरी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं जिनका केबल ऑपरेटर से ताल्लुक नहीं है, तो वहाँ पर क्यों बंद है? मतलब देयर पॉइंट टू हैज़ बी टू बी अ नोटेड माय रीज़न। लॉर्ड। अगर केबल ऑपरेटर्स का तो चलो आपने कह दिया कि वो करती है, उनको किसकी जानिब से डायरेक्शंस हैं? किसी की जानिब से डायरेक्शंस होगी तभी केबल पे बंद है। अच्छा, कई इलाकों में नशरियात ये मैं सुन रहा था कि बहाल होना शुरू भी हुई थी। जी जी, कुछ कुछ आ रही हैं, कुछ कुछ आ जगहों रही पर, हैं। कुछ जगहों बहरहाल पर आ अल्लाह रही बेहतर है। करेगा। अल्लाह बेहतर करे जी। इस हवाले से बात करेंगे और आज तो बहुत अहम समात है, इस हवाले से भी हम आप लोग को अपडेट देंगे। लेकिन पहले हम ज़रा टॉप स्टोरीज पे नज़र डाल लेते हैं। एआईवाई न्यूज़ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी, अदालती अहकामात के बावजूद केबल पर नशरियात ताहाल बंद। पेमरा की वजाहतें हुकूमत का किरदार पुरस्कार है। एआरवाई न्यूज के बंदिश के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज। पीएफईजे का हुक्म को 72 घंटे का अल्टीमेटम। नशरियात बहाल न होने पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान। मुल्क में बारिश की धुआंधार इनिंग जारी, बलूचिस्तान के कोने कोने में तबाही की दास्तान। बारिश का पानी परेशानी बन गया, कराची में बादल गरज बरस रहे हैं। कराची के चिड़ियाघर में 2 हाथियों मधुबाला और नूरजहां के दांतों की सर्जरी आज होगी। ऑस्ट्रेलिया से आए डॉक्टर्स रूट कैनाल ऑपरेशन करेंगे। जी तो वैसे शो जी जी। कितने हसीन है ना, मतलब ये लम्हात, और कितने खुशकिस्मत हैं ऑस्ट्रिया से आए वो डॉक्टर्स कि उनको एक साथ नूरजहां और मधुबाला मिल रही हैं रूट कैनाल सर्जरीज के लिए। अब थोड़ा संजीदा टॉपिक। अब संजीदा टॉपिक एंड ऑफ कोर्स वी ऑल आर वेरी संजीदा एंड आई एम श्योर कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू देख रहे हैं। और केबल वालों ने अब तक जो है वो एआईवाई न्यूज़ जो वो नहीं खोला, और ऐसा लग रहा है कि एआईवाई न्यूज़ के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ये जारी हैं। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद कि एआईवाई न्यूज़ को जिस पोजीशन पे वो पहले था उस पोजीशन पर उसका बहाल किया जाए, और फौरी जो है वो पैमरा से कहा था कि जी आप इसको बहाल करें, तो उन्होंने कहा ये हमारा तो है ही मसला, ये तो केबल ऑपरेटर्स का इशू है, केबल ऑपरेटर्स ने इसको खोला ही नहीं हुआ। अब समझ में नहीं आ रही कि कौन है जो मुसलसल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए जा रहा है एआईवाई न्यूज़ को दोबारा बहाल ना करके। मैं समझने से कासिर हूँ कि इसके ऊपर आप देखें कि वाज़ेह डायरेक्शन आ चुकी जी है।
बाद कोर्ट का कोई हुक्मनामा ना हो, तहरीरी हुक्म जारी करने का भी कहा। अच्छा, इसके बाद अब ये देख रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें सहाफ़ियों के अलावा लोग उठाना शुरू हुए, लेकिन सहाफ़ी तो ज़ाहिर है कि सारी जद्दोजहद में पेश हैं। PFUJ ने 72 घंटे अल्टीमेटम दे दिया और कहा है कि अगर नशरियात बहाल ना की गई तो फिर एहतजाज होगा, और पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने के लिए भी कहा है। अच्छा, सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने भी इस मामले का नोटिस लिया है, और चेयरमैन जो हैं कमेटी के फैसल जावेद खान, उनकी जानिब से वजारत इत्तलात और पैमरा हुकाम को 25 अगस्त तक तलब लिया लेकिन है। से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि जो सेक्रेटरी जनरल राना अजीम हैं वो कहते क्या है इस हवाले से। अच्छा जी, तो इसके साथ साथ अब आगे भी आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जानिब से ना सिर्फ ये कि मजम्मतें की जा रही हैं, बल्कि सहाफ़ियों की जानिब से वॉकआउट्स भी किए जा रहे हैं। सूबाई वजीर जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, शौकत यूसुफजई ने भी उनको अफसोसनाक करार दिया है नशरियात की बंदिश को, और इसके साथ साथ अरकान पंजाब असम्बली भी ARY के हम आवाज़ बन गए। कौमी असम्बली की रुकन हूँ, मेरी आवाज़ ARY। मैं हूँ फियाजुल हसन चौहान, तर्जमान वज़ीर आला पंजाब, और मैं हूँ ARY की आवाज़। डॉक्टर अख्तर मलिक, सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब, हमारी आवाज़ ARY। मैं हूँ युधिष्ठिर चौहान MPA, मेरी आवाज़ ARY। मैं हूँ हबकूक गिल MPA मिनॉरिटीज़, ARY की आवाज़ मेरी आवाज़। अच्छा जी, मुसलसल हमारे एक्टर्स बिरादरी है वो भी इस हवाले से एहतजाज करी है कि उनका जो मकबूल तरीन न्यूज़ चैनल है वो अभी तक क्यों केबल पर वापस नहीं आया। हिरा मान ने भी जी इस हवाले से एहतजाज किया है, और उन्होंने कहा है कि वो इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं सहाफत के हक में, क्योंकि हमारे मतलब हम इनसे हैं और ये हमसे हैं। जो चैनल है, ये चैनल हो गया, कोई और चैनल हो गया, ये गलत है जो भी कर रहा है। ये लगता है कि बैन करने से कुछ नहीं होता, बैन करने से वो चीज़ और प्रमोट होती है और बढ़ जाती है। तो आपको फायदा हो रहा है, बता रहा हूँ, को फायदा हो रहा है, को फायदा हो रहा है। अच्छा जी, तो इस बात ज़रा आज बात कर लेते हैं, आज क्या सूरत हाल रहेगी, आज की समात में क्या हो सकता है। असगर उमर हमें इस बारे में आगाही देंगे, बताइएगा असगर। आज की समात बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अभी तक जो है ARY के ख़िलाफ़ पैमरा की जानिब से या वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई भी मवाद अदालत के सामने नहीं आ सका है, क्योंकि बस कुछ एक नोटिफिकेशन हैं जो हुकूमत के पास इख्तियार था वो जारी कर दिया गया है, उसकी बुनियाद पर वो ARY के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते थे। लेकिन वो जो नोटिफिकेशन अदालतों के सामने गए हैं, इस वक्त 3 अदालतों के सामने जा चुका है। एक जस्टिस जुल्फ़िकार खान के पास गया, जस्टिस इकबाल चौधरी के पास गए, और कल पैमरा ने खुद एक अपील की थी जस्टिस अकील अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने। लेकिन ना पैमरा कुछ कर सका है, ना वफाकी हुकूमत को पेश कर सकी है। बस सिर्फ ये जो उनका इख्तियार था कि नोटिफिकेशन जारी किए, उन्हें ARY ने चैलेंज किया, और अदालतों ने चूँकि उसमें देखा कि कोई कानूनी ज़्यादा फोर्स नहीं है, इसलिए उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है ARY के हक़ में। लेकिन उनके खिलाफ एक तो बल्कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी कि वो अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं ले सके थे। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि केबल ऑपरेटर को भी कहें और नशरियात को बहाल कराया जाए, और उसी नंबर पे बहाल कराया जाए जो 7 अगस्त से पहले थी। लेकिन पैमरा ये करने में नाकाम रहा है, और पैमरा आपको छुपाने की कोशिश कर रहा है। कभी वो कहता है कि ये केबल ऑपरेटर ने किया है, कभी कहते हैं कि एजेंसी की रिपोर्ट आया कि जी NOC क्लियरेंस नहीं दी थी। लेकिन पैमरा को खुद कोई शिकायत नहीं है, जैसा लगता है कि वो बस दूसरे अदारों पर डालकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बस सिर्फ ये हुआ कि एक सर्कुलर उन्होंने पेश किया कि उन्हें के ऑपरेटर को वो जारी कर दिया सर्कुलर कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। इस वजह से अदालत ने लीनियंट व्यू लेते हुए चेयरमैन साहब के खिलाफ तौहीन अदालत के इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। इससे तो वो बच गए हैं, वरना अभी तक वो कोई चीज़ पेश नहीं कर सके। तहाँ हफ्ता को जो प्रोसीडिंग हुई थी उसमें पैमरा को हुक्म दिया गया था कि जो ARY के अगर आपके पास कोई मवाद है या किसी एजेंसी के पास जो मवाद है वो पेश किया जाए, ताकि उसके बाद पता लिया जा सके कि किन बुनियादों पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो 11 बजे समाअत होगी, आज देखना है कि पैमरा या वफाकी हुकूमत की एजेंसी क्या पेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई मवाद नहीं आया है। वो क्या टाइमिंग है आज की समाअत की, जरा एक बार फिर से बता दीजिएगा। आज की समाअत 11 बजे होगी, जैसे अदनान इकबाल चौधरी की अदालत में सिंगल बेंच में, जिसमें एक NOC की वापस लेने के खिलाफ ARY ने एक दरख्वास्त दायर की है कि जी NOC का कहा जा रहा है कि वापस ली जा रही है क्योंकि अभी सिक्योरिटी एजेंसी को कुछ शकूक है। लेकिन अदालत ने पीछे भी पहले समाअत पर भी ये सवाल किया था कि जो भी शकूक है या जो भी मवाद है ARY की सिक्योरिटी क्लियरेंस को वापस लेने का, उसे हमें तो आगाह किया जाए। आप एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, लेकिन उसे जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो जो
मवाद है वो पहले पेश करें, एयरवाई भी दें, हमें भी दें, हम उसका जायज़ा लेंगे। तो आज वो तारीख है कि जिस दिन पैमरा को या वफाकी हुकूमत को, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट वापस लिया गया है, NOC जो लिया गया है वो वज़ारत दाखिला की जानिब से लिया गया है। राना सनाउल्लाह मिनिस्टर हैं, बहरहाल वो जो कुछ है उनके पावर हैं, और उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अदालत ने उसे सस्पेंड किया था और आज तक उन्हें कहा है कि अगर आपके पास जो मवाद है, जो भी मटेरियल है, जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि सर्टिफिकेट जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो वापस लेना चाहिए, वो आज हमारे सामने मवाद पेश करें। देखते हैं कि आज वफाकी हुकूमत के वकला और पैमरा के वकला क्या मवाद पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक तो हम फिर, क्योंकि 11 बजे की ये समात है, तो उसके बाद हम आपसे 11 बजे से पहले भी एक अपडेट लेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इस सिनेरियो क्या है। फिर ऑफ कोर्स जो समात होगी वो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे ही। बहुत शुक्रिया। असगर उमर हमारे साथ मौजूद थे आज 11 बजे इस हवाले से समात होने जा रही है। इसी पर बात कर लेते हैं। ARY न्यूज़ के वकील बैरिस्टर आयान मेमन हमारे साथ मौजूद हैं और इससे पहले भी जो समात वहाँ पर होती रही है उससे ताल्लुक़ हमें आगाह करते रहें। अस्सलाम वालेकुम आयान, ये ज़रा बताइएगा कि आज की ये जो समात होने जा रही है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए जी, आज की जो समात है, हमने इस केस के अंदर जो कैंसिलेशन है उसको चैलेंज किया हुआ है। वो पहली तारीख पर NOC कैंसिलेशन को सस्पेंड कर दिया था। अब जो दरख्वास्त हमारी कोर्ट के सामने है, ये वही दरख्वास्त चलेगी। कोर्ट अपना जो स्टे ऑर्डर है सस्पेंशन ऑफ NOC कैंसिलेशन उसको कंफर्म करेगी या अपने स्टे को विथड्रॉ करेगी पार्टीज की सुनवाई करने के बाद डिटेल के अंदर। सही। अच्छा आयान, ये कहिएगा कि अदालत के क्लियर वाज़े अहकामात के बावजूद अब तक ARY जो न्यूज़ चैनल है वो केबल पर वापस नहीं आया और हम मुसलसल एक तरीके से देख रहे हैं कि डिलिंग टैक्टिक्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अब जाके किसको शिकायत करें, किसको जाके कहें कि नोटिस लें, क्योंकि अदालत में ऑलरेडी ये तमाम तर केस ज़ेर समात है। तो इस पूरे चीज़ के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि भाई जब अदालत ने कह दिया है तो आप चैनल खोलें? आज जो 11 बजे वाला केस है उसके अंदर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन कोई पेंडिंग नहीं है। अच्छा। वो दूसरा केस है जिसमें मंडे को समात हुई थी और फर्दर डायरेक्शंस दी गई थी, और कल जो है एक अपील फाइल की गई थी उन ऑर्डरों के खिलाफ जिसमें रेस्टोरेशन ऑर्डर की गई है। कोर्ट ने उन ऑर्डर्स में इंटरफेयर नहीं किया, तो वो ऑर्डर्स अब इंटैक्ट हैं और हम फर्दर एक्शन करने जा रहे हैं अगेंस्ट द चेयरमैन पैमरा एंड केबल ऑपरेटर्स एज वेल के चैनल को बहाल किया जाए और फौरी तौर पे बहाल किया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि हम अभी यही तज़किरा कर रहे थे आयान कि एक तो केबल ऑपरेटर्स हो गए, दूसरे हो गए ये आप देख लीजिए कि पैमरा, तीसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टीवी चैनल्स की और टीवी नशरियात की जो कंपनीज़, उनकी जानिब से भी बंदिश की गई है, उनकी जानिब से भी ऑफलाइन किया गया है ARY को। तो उस बारे में क्या ये मामला भी अदालत के सामने रखा गया? जी, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोवाइड करता है इन पाकिस्तान, उनका वो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोवाइडर की एम्बिट में आते हैं। उनके जो लाइसेंसेस हैं वो भी पैमरा इशू करता है अंडर द पैमरा। तो इन सब का रेगुलेटर जो है वो पैमरा है, और कानून के अंदर पैमरा की इजाजत के बगैर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोवाइडर एक चैनल को ऑफ एयर नहीं कर सकता। तो जो आज तक इनका मौक़िफ़ सामने आया है वो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, और यही चीज हम पॉइंट आउट करेंगे कोर्ट के सामने, एंड लेट्स सी कि उस पर कोर्ट क्या ऑर्डर्स पास करती है। सही, ठीक है आयान। जैसे पैमरा ने तमाम तर, जैसे जब कोर्ट में भी गए थे तो उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है इसमें, हमने तो नहीं मना किया, तो केबल ऑपरेटर्स ने चैनल जो है वो बंद किए। तो क्या फिर पैमरा तमाम तर चीज़ों से बरी जमा हो जाएगा? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने अब ये अपना जो मौक़िफ़ है वो राइटिंग में भी दे दिया है। अब उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये जस्टिफाई करना कि जो उनकी कानूनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है केबल ऑपरेटर्स को रेगुलेट करना, और केबल ऑपरेटर्स विदाउट परमिशन जब ऑफ एयर कर ही नहीं सकते, तो पैमरा ये कह कैसे रहा है? या तो जो स्टेटमेंट पैमरा ने जमा कराई है वो बिल्कुल ही गलत है, या तो पैमरा इज इनकॉम्पिटेंट रेगुलेटर जो अपने लाइसेंसीज को रेगुलेट नहीं कर पा रहा। तो पैमरा विल हैव टू चूज वन। और एक चीज़ ये भी है कि अगर पैमरा की जानिब से डायरेक्शंस नहीं है और केबल ऑपरेटर्स खुद से ऐसा कर रहे हैं,
तो दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके पास क्या जवाब है? जी बिल्कुल, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी लाइसेंस होती हैं और कुछ उनमें से पार्टीज हैं हमारे सूट के अंदर भी, तो अब उस पर फर्दर एक्शन करेंगे एंड लेट्स सी कि उस पर हाई कोर्ट क्या ऑर्डर्स पास करती है, क्योंकि मामला सब्जेक्ट है, जो फ्यूचर की चीजें हैं वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट जो कानूनी बात है वो मैंने आपको बताई कि पेमरा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केबल ऑपरेटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बैरिस्टर अयान मेमन हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले में बात कर रहे थे जो आज इंपॉर्टेंट केस है जिसकी आज समाअत होने जा रही है 11 बजे, और इस हवाले से मैं आपको गाहे बागाहे एआरवाई न्यूज़ पर उसके अपडेट भी देते रहेंगे। अभी आपको एक अहम तरीन खबर देते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए यूएई का आला तरीन एजाज़, सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जैद ने आर्मी चीफ को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा। और आपको बताएं कि ये अवार्ड शहजादा सलमान बिन हम्मद आल खलीफा, प्रिंस फिलिप्स और प्रिंस विलियम्स को दिया जा चुका है। लेकुर रहमान मजीद तफसीलात देंगे इससे मुतालिक, बताइएगा जी। एक पुरवकार तकरीब के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दूसरे आला तरीन अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक और एजाज है। आर्मी चीफ जनरल के दरमियान तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने और पाकिस्तान के मामलात को बेहतर अंदाज में पेश करने पर उनको इनकी खिदमात के एतराफ़ में इस अवार्ड से नवाजा गया है। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और यूएई के सदर के दरमियान एक तफसीली मुलाकात भी हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत के साथ इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। दोनों जानिब से इस मौके पर इत्तफाक पाया गया कि पाकिस्तान और यूएई में खुशगवार तल्लुकात हैं और गहरा भाईचारा है, जो वक्त के साथ साथ एक पायदार शराकतदारी में तब्दील हुआ है। यहाँ ये बताता चलूँ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए यूएई के साथ साथ दीगर ममालिक की तरफ से भी अहम एजाज़ात दिए गए हैं, जिनमें अरब की तरफ से मेडल ऑफ एक्सीलेंस, बहरीनी वलीयत की तरफ से ऑर्डर ऑफ फर्स्ट क्लास अवार्ड, किंग अब्दुल्ला की तरफ से उर्दन का ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट, जबकि रूस की जानिब से तहनीती खत और तुर्की की जानिब से लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लेकुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और क्या ज़बरदस्त एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ यूनियन दिया गया है। और इससे पहले आप ये देखिए ज़रा कि ये अवार्ड शहजादा सलमान बिन हम्मद आल खलीफा, प्रिंस फिलिप्स और प्रिंस विलियम्स को दिया जा चुका है। इसके साथ साथ बिल गेट्स और सरगई लारोफ को भी ये ऑर्डर ऑफ यूनियन से नवाजा जा चुका है। अच्छा, इससे पहले सऊदी वली अहद की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से आर्मी चीफ को 26 जून को मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया था। तो ये बड़ा ज़बरदस्त देख रहे हैं कि ये एक डेवलपमेंट है और ये आप देख सकते हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात के बारे में भी एक आगाही फराहम करती है कि पाकिस्तान और यूएई में कितने खुशगवार ताल्लुकात हैं, भाईचारा है, और ये जो तारीखी ताउन है ये एक पायदार शराकतदारी में तब्दील हो रहा है। और इन ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर, फ़रोग़ देने पर आर्मी चीफ को इस अवार्ड से नवाजा गया है। अच्छा, और अब हम जरा बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। बदलता मौसम, बदलता मौसम, लेकिन मौसम बदल ही नहीं रहा। तकरीबन इट्स बीन मोर देन अ मंथ, इनफैक्ट 1.5 महीना हो गया है। हाँ, ये जुलाई से जो मानसून जो है जो शुरू हुआ, और ये मानसून ऐसा था कि पूरा मुल्क इसके लपेट में था, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो। सिंध में आपके सामने आपने देखा कि मानसून ने कभी ऐसे हिट नहीं किया जैसे इस बार हिट किया है। कराची बहुत प्रोलॉन्ग मानसून है, और अभी हमने देखा कि जैसे एक स्पेल खत्म होता ही है तो साथ ही दूसरे स्पेल की पेशगोई कर दी जाती है। जैसे कल से एक नया स्पेल शुरू हुआ और ऐसा लग रहा था कि इससे पहले स्पेल खत्म हुआ था, इसके बाद मानसून की बारिशें जो खत्म हो जाएंगी और इस बात पे जो लोग हैं वो भी जरा सुख का सांस लेंगे, क्योंकि होता ये कि जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो हम उसका नुकसान बहुत ज़्यादा देखते हैं अपने वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इसके ऊपर बाकायदा थोड़ा सा एक रिपोर्ट भी बरतानिया में स्टडी हुई इसके ऊपर, और उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि एक जानिब जब अगर ड्राउट हो या ड्राउट लाइक कंडीशंस हो, सिचुएशन ऐसी हो कि पानी ना हो, तो ऐसे में ये जो तेज़ बारिश होती है ये बजाय कि पानी ज़मीन के अंदर स्टोर हो, स्पंज की तरह जज्ब हो, वो पानी ज़मीन की सख्त सरफेस की वजह से वो रिपेल हो जाता है और वो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार करता है। अब जो हल्की बारिश होती है वो ज़मीन के अंदर जाके जज्ब होती है। तो यानी कि ये तेज़ बारिश है, इसके भी अपने नुकसान हैं। और वाटर जो रिसोर्स हमारी हैं, अगर वो डिप्लीट हो रही होती हैं तो उसके अंदर वो हल्की बारिश काफ़ी मुफीद जो है, वो जिसे कहा जाता है, आपने सुना होगा सावन की हड़ी लगी हुई है, यानी कि वो हल्की 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 बारिश लगी होती है और फिर पानी अंदर ज़मीन में जज्ब होता है। जो हमारे जो सोर्सेज हैं, वाटर सोर्सेज हैं,
वो फिर से जो है रिफिल हो जाती अच्छा, है। ये बात आपने बिल्कुल बहुत अच्छी की और अच्छी बात है कि आपने रिसर्च मेरे साथ भी नाज़रीन के साथ शेयर भी की, हमारी भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग और हमें भी पता चल जाएगा कि जो हल्की बारिश होती है, जो तेज़ बारिश हाँ। होती है, उसके जो इम्पैक्ट्स उनमें कितना फ़र्क आ जाता है। अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो बलूचिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि क्या तेज़ क्या हल्की बारिश, जो बारिश का इम्पैक्ट है और जो सैलाबी रेलों का इम्पैक्ट है, उससे कोई भी कोना बलूचिस्तान का बचा नहीं हुआ। तबाही यहाँ पर मची हुई है, 200 से ज़्यादा कीमती जानें जो हैं वो लोगों की लुक़्मा अजल बन गई हैं। और साथ में जो हम लोगों के देख रहे हैं कि लोगों के घर बार बह गए हुए हैं, बहुत सारे अजला हैं वो बह गए हुए हैं, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मवेशी लोगों की जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है और वो लगता बह ही गई। है बड़ी मदीहा बहुत कि बुरी अब सूरत तो हाल है। हम बात कर रहे हैं जैसे बलूचिस्तान की, तो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ इवन स्टॉप ट्राइंग, उन्होंने छोड़ दी है। हाँ। जो वहाँ पर, क्योंकि उनको कह रहे हैं कि रोज़ तो हो रही है बारिश, हम क्या करें, क्या किस तरीके से हम मैनेज कैसे करें, क्योंकि बचाएं? पहले भी उनसे मैनेज नहीं हुआ। हाँ। तो बहरहाल अब तमाम तर सूरत हाल पे हम ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। कराची से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान, ठीक है, और बलूचिस्तान से हमारी सूरत हाल में बताएंगे अब्दुल्ला मक्सी। तो अब्दुल्ला मक्सी स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्ला, बताइएगा कि ये जो बरसात है, ये जो बारिश है, ये हो रही है और इसके नतीजे में सैलाब का सिलसिला भी जारी है। आपको जो एफर्ट्स हैं मकामी इंतज़ामिया के भी और ख़ास तौर पर PDMA के, वो क्या दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल जी, जैसे आपने कहा कि जो इस टाइम इंतज़ामिया के साथ मामलात संभले नहीं जा रहे हैं उनसे कि किस तरह शुरू करें, कहाँ लोगों को किस तरह रिलीफ फराम किया जाए। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस टाइम पूरा बलूचिस्तान बहुत ही आफतज़दा तो करार दिया गया था। जो पहले ही मुतासिर थे सैलाब से, अब जो दोबारा जो सैलाबी सूरत हाल बनी है, जिसमें लसेला है, जलमक्सी है, किला अब्दुल्ला का इलाका है, सिब्बी है, कोलू है, और इसके अलावा मूसा खेल और दीगर इलाकों में काफ़ी मुतासिर हुए हैं सैलाब मुसलिन। इस टाइम काफ़ी परेशानी से दो चार हैं। गुज़िश्ता दिन जो है ना, रात को कोयटा में भी सैलाबी रेला आया, जिसमें एक गाड़ी में सवार 5 अफराद बह गए थे। कोयटा सिटी से नवाई इलाका है वहाँ पे। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो पोजीशन है वहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन की, वो काफ़ी परेशानी से दो चार हैं और हुकूमत वक्त से बरा वो मुतालबा करते आ रहे हैं कि रिलीफ फराम किया जाए, खेमे, खुराक और साफ पानी रोज हम नाज़रीन को बताते हैं कि जी हुकूमत वक्त से जो लोग हैं, सैलाब ज़दगान हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं, वो इल्तिजा कर रहे हैं, वो प्लीट कर रहे हैं कि हम खुदा के लिए हमें रेस्क्यू करें, हमारी हालत ज़ार पर रहम करें। जो हुकूमत वक्त है यहाँ की बलूचिस्तान की, वो क्या कर रही है? बिल्कुल जी, बलूचिस्तान हुकूमत ने पहले ही कह चुका है कि इतना बड़ा वाक़यात हो रहे हैं और इतनी बड़ी डिज़ास्टर आई हुई है बलूचिस्तान में। जिस तरह देख रहे हैं कि पूरा बलूचिस्तान डूब चुका है। वहाँ पे लोगों को जो सूबाई हुकूमत है उसने पहले वाज़िया कर चुका है कि हमारे बस में इतना नहीं है कि हम पूरे बलूचिस्तान को संभाल सकें। इस हवाले से जो उनकी बसात के मुताबिक, उनके मुताबिक के वो वहाँ पे रिलीफ और दीगर इकदाम कर रहे हैं। लोगों को जितना हो सकता है उनसे जो खुराक और दीगर चीज़ें फराम किए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि जो ज़िला इंतज़ामिया है इस टाइम वहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। PDMA का भी हालत इतना अच्छा नहीं। वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया भी कोई खातिर ख्वाह वहाँ पे इकदाम करते हुए नज़र नहीं आ रहा हमें। और यहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ आला सतह इजलास बस की बात नहीं है, तो क्या वाकई उनकी बस की बात नहीं है, या आपको विल के भी, लैक ऑफ विल भी नजर आ रही है कि विल भी है उनकी? बिल्कुल जी, विल की बात की जाए तो यकीनन वो विल की भी कमी नज़र आ रही है, चूँकि बलूचिस्तान के जो सड़कें हैं वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। वहाँ पे आमदोरफ्त का जो रास्ता है वहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से भी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस टाइम जो सैलाब से जो मुतासरा अफराद है वो खुले आसमान तले मौजूद हैं। वो खुराक की कमी है, साफ़ पानी की कमी है, खेमे नहीं हैं। तो इस हवाले से हुकूमत ने इक़दाम करने होंगे। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वफाकी हुकूमत से बराए मुतालबा करते आ रहे हैं कि वहाँ पे हमें जो है ना खुसूसी पैकेज दिया जाए, ताकि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए इक़दाम किए जाए। इस टाइम जो मेन ज़रूरत है वो सैलाब मुतासरीन को वो है खुराक, साफ़ पानी, पीने का साफ़ पानी और खेमे और महफूज मकामात पे उनको रेस्क्यू करना। वहाँ पे देखा जा रहा है कि वहाँ पे चारों तरफ पानी है
और काफी मुश्किल से दो चार ठीक है है। वहाँ के जो और लोग दूसरी हैं चीज़ ये है वो कि काफी परेशानी से वो लोग- मुताला कर रहे हैं हुकूमत से कि उन्हें रिलीफ फौरी रिलीफ तौर पे दिया जाए। ये और साथ ही रोज साथ होता है, भाई हाँ। वहाँ पर पानी है, फिर बरसात इतनी हो रही है तो वहाँ से फिर सांप और बिच्छू भी निकल के हमें अभी इस हवाले से ओह, बताया करते जी, जी, थी। जी, और अब भी आप ये देख लें कि वो हाथों पे हाथ रखे बैठे हैं और ये न जाने वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो जाए। मुसलसल जो बारिशें हो रही हैं उसके बाद ही फिर एक साथ ही लगता है कोई इक़दाम करने का सोचेंगे, करेंगे फिर भी नहीं। अनवर खान कराची से हमें ज़रा बताएंगे कि भाई कराची में बरसात का मौसम एक बार फिर से ख़त्म ही नहीं हुआ कि वो दोबारा से एक के बाद एक स्पेल लग रहा है कि ये कोई T20 चल रहा है, फास्ट पेस्ड प्रोलॉन्ग्ड T20 चल रहा है कि इसके बाद एक के बाद एक जो है वो स्पेल आ रहा है और बारिश वो भी प्रीमियर लीग खतरनाक। चल रही है, बीपीएल। अनवर आप वैसे हैं इस जगह पे और आपके यहाँ पास आसपास इस वक्त बारिश हो रही है वैसे? जी देखिए, इस वक्त मौजूद हूँ कराची। हेलो जी 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 जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के हॉल के अंदर और ज़िला जुनूबी के अंदर ये वाक़ा है और इस वक्त बारिश का सिलसिला बाहर यहाँ पे थम गया है, लेकिन महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है वो राजस्थान के अंदर हवा कम दबाव बदस्तूर मौजूद है और ये कम दबाव अभी वक्त कराची के अंदर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश के सिलसिले को बरकरार रखेगा और ये सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा, जिसके बाद थोड़ा सा वक्फा आएगा और इसके बाद दोबारा ये सिलसिला फिर प्रोलॉन्ग होगा। इस तरह परसों रात तक कराची के अंदर वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का ये सिलसिला जो है वो बरकरार रहेगा कराची के अंदर। अब इस मरतबा कराची बल्कि पूरे सिंध के अंदर महकमे मौसमियात के मुताबिक ये प्रोलॉन्ग हुआ है ये सिस्टम। अब हम इसको स्पेल 1 2 3 भी कहते रहे तो अब सूरत हाल ये है कि ये सिस्टम प्रोलॉन्ग हो रहा है, बढ़ रहा है। असल सूरत हाल के मानसून का जो पहला सिस्टम दाखिल होता है ये कंटिन्यूटी है और इसके साथ साथ अब 2 दिन के वक्फे के बाद वक्फा आएगा, जिसके बाद 25 अगस्त को एक मरतबा फिर इस बात का इम्कान है कि एक और हैवी स्पेल जो है वो बारिश का सबब बनेगा पूरे सिंध के अंदर। तो इस तरह देखें एक मरतबा फिर इंतखाबात आने वाले, हो सकता है कि मानसून की हैवी स्पेल के नतीजे के अंदर जो सूरत हाल इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं हम भी एक तो ये और दूसरा हम आपकी भी दुआओं के मुंतज़िर हैं। हमें याद है जब शुरू में ये बरसात का सब शुरू हुआ था तो एक दिन आप रिलेट कर रहे थे इससे कि भाई मौसम, आज मैं सड़कों की सूरत हाल पे बात नहीं करना चाहता, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि मौसम किस कदर खुशगवार है। तो वो खुशगवारी तभी भी चल रही है। जी जी बिल्कुल चल रही है। आज हम सबको अब्दुल्ला मक्सी ने बात करी ना, बलूचिस्तान वाफदा करार दिया जा चुका है बलूचिस्तान की सूरत हाल, उसको मैं लिंक करता हूँ कराची से। कराची तो कम बेश 3 साल पहले 4 साल पहले ही कराची के शहरियों की जानिब से आफतज़दा करार दिया जा चुका है। कराची का गली कूचा, सड़क, लिंक रोड, फुटपाथ, मैदान, कचरे, बदबू, गंदगी, टूटी हुई सड़कों के ढेर बने हुए, तो इससे ज़्यादा आफतज़दा क्या होगा। तो बहरहाल दोबारा मौसम की जानिब आते हैं। तो मौसम की सूरत हाल ये है कि मौसम भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे स्कूल हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे में स्कूल जाते हुए देखे और बच्चे बोलते हैं हमको इस मौसम के अंदर एंजॉय करने में मजा आता है। स्कूलों की जानिब से अच्छा बात सुने, बच्चे अगर खुश हैं, जरा बड़े बच्चों की बात भी कर लेते हैं। मुझे ये बताएं, मतलब आपको ना बल्दियात के इलेक्शन होने के जिस हम इतना इंतजार कर रहे थे, वो आने थे, वो बारिश की वजह से आगे चले गए। अब वो मतलब अगस्त में तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे और बल्दियात के इंतखाबात भी होंगे, वो कब होंगे? देखिए अब तक जो आखिरी मरतबा डेट दी गई थी, जो आखिरी डेट है जिस पर इंतखाबात को पोस्टपोन किया गया था, वो तारीख दी गई थी 28 अगस्त। तो 28 अगस्त की तादाद जो तारीख है वो जो है वो बदस्तूर बरकरार है इलेक्शन करना पाकिस्तान की जानिब से। तमाम जो क्रिटिकल सिनारियो बन रहा है पूरे मुल्क और कराची का, तो उसके अंदर मुबसरीन करीन क़यास ये कहते हैं कि उनको बल्दियाती इंतखाबात बहरहाल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, कुछ ज़रा मध्यम सा चांस। अलबत्ता जो इंतखाबात है वो अपने मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक होंगे, तो बहरहाल इंतखाबात हो जाने चाहिए। इस रिमझिम के मौसम के अंदर मूसलाधार बारिश के साथ साथ कराची के शहरी ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर साफ सुथरे और धुले बल्दियाती इंतखाबात अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। बहरहाल बल्दियाती इंतखाबात के मरहलों को मुकम्मल होना चाहिए, कराची के लोगों की ख्वाहिश है और ये वेदर का सिलसिला बदस्तूर बरकरार रहेगा, हवा का कम दबाव बदस्तूर मौजूद है। तो आज अभी जब आप घर जाएंगे तो यकीनी तौर पर आपको बारिश दोबारा मिलेगी और कराची के शहरी इस मौसम को एंजॉय करते हैं। भारत तमाम मुश्किल क्या बात है, कराची की जो एंजॉय कर ही रहे हैं। अनवर खान साहब भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, अनवर खान साहब भी बड़ा खुश होते हैं कि मुझे भी सीरियस खबरों के अलावा मुझे भी कभी मैं वेदर अगर कवर कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अनवर खान हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब अब्दुल्ला मक्सी, अल्लाह करे जी बलूचिस्तान के हालात अच्छे हों और हम भी अब्दुल्ला से खुशगवार मूड में वहाँ बलूचिस्तान की सूरत हाल पर, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट उस हवाले से बात करें। लेकिन मैं क्या करूँ, जब हम बलूचिस्तान के हवाले से जब सैलाब में ने जो वहाँ पर तबाही मचाई उस हवाले से बात करते हैं, और मेरा नहीं ख्याल हमने बाखबर वगैरह में कभी कोई एक दिन भी ऐसा हो जब हमने मिस किया हो, हमने अपडेट ना ली हो, हमने आप सामने अपडेट ना रखी हो। क्या बलूचिस्तान हुकूमत, हमने हुकाम बाल सबके सामने सिचुएशन रखी कि एग्जैक्टली लोग कितना
इतना सफ़र करें बलोचिस्तान में, उसके बाद फिर मैं कहती हूँ ये सुनवाई हो रही है तो फिर मेरे जहन में आ जाती है फराजीम साहिबा, जो कि तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत की, और वो हमें कह रही है कि आप बाहर निकलें। जी जी, और वो बैठी हैं इस्लामाबाद बैठी हुई। खैर अल्लाह जी बलूचिस्तान पर रहम करे। तो बहरहाल मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, कुछ हद हमें तज्जिया इस पे फराहम किया अनवर खान ने, लेकिन बाकी ओवरऑल सिचुएशन पर हम बात कर रहे थे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले जो लिंक्ड है, ये कराची का सिचुएशन ज़रा बताइएगा कि ये आज जब आते हुए कभी बादल बरस रहे थे और खूब बरस रहे थे, और प्रोडिक्शंस आपकी जानिब से यही हैं, और आप इस वक्त भी बड़े मुतमईन बैठे हैं प्रोडिक्शंस करके, तो बताइएगा कि क्या होने जा रहा है हमारे साथ अब। अच्छा, सरदार साहब भी सोचेंगे कि बारिश हो तो परेशानी, ना हो तो परेशानी। हमें भी कोई प्रोडिक्शन करके वो नहीं होती, प्रोडिक्शन पूरी करके यानी जब होती है, खासकर जब ज़्यादा बारिश होती है मुसीबत आ जाती है लोगों के लिए, तो खुशी नहीं होती। लेकिन किया जाए है असल ये जो लो प्रेशर एरिया है ये राजस्थान पर मौजूद है और उसका फैलाव हमारे एरिया तक आ रहा है, और उसकी वजह से इतनी बारिश हो रही है। तो आज से मतलब अभी से कोई 10-12 घंटे बाद वो लो प्रेशर एरिया या उसका सेंटर इटसेल्फ सिंध के ऊपर आ जाएगा, तो फिर ज़्यादा तेज़ बारिश भी, इससे ज़्यादा तेज़ बारिश आने वाली रात में और कल मुतवक्के है। शमूल कराची और मखसूस हैदराबाद और शहदादपुर, नवाबशाह और साथ में दादू जामशोर, ये जो पट्टी है पूरी बदीन को भी उसमें और मीरपुर खास को भी उसमें शामिल कर लें तो बहुत मूसलाधार बारिश रात आने वाली रात में मुतवक्के है। तो उसके नतीजे में जाए कि फिर अर्बन फ्लडिंग किसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, कभी इन लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट में और उधर दादू जामशोर में भी नवाबशाह तक। और ये सिलसिला जारी रहेगा, अगले 2 दिन जारी रहेगा एटलीस्ट। कराची में तो मे बी के 18 की रात यानी 19 की सुबह तक ये सिलसिला चले और फिर थम जाए, लेकिन अपर सिंध, सेंट्रल सिंध में 19 को भी और हो सकता है 20 तक भी एक्सटेंड करेगी। अच्छा सरदार साहब, भी आपने कहा कि ये 19 तक हो सकता है कि सिलसिला थम जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिलसिला तोड़ जाए। और जैसे भी आपसे पहले हमारी नुमाइंदगी से हमारी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे महकमा मौसमियात कर रहा है कि 25 अगस्त के बाद एक नया स्पेल भी आएगा, यानी कि वही है कि ये सिलसिला थमेगा, थोड़ी सी ब्रेक लेगा, उसके बाद फिर दोबारा से जोर पकड़ेगा, कुछ ऐसे ही सूरत हाल है। जी बिल्कुल, इस तरह की सूरत हाल है। ये लो प्रेशर एरिया यानी अगले 2 से 3 दिन तक सिंध में भी और बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला, उनके बलूचिस्तान के जनूबी अजला, इसमें बहुत तेज बारिश है इन सभी जगहों में। उसमें आप जनूबी पंजाब के वेस्टर्न एरियाज हैं यानी डीजी खान वगैरह और कोई सुलेमान रेंज और फिर ऊपर केपी के जो जनूबी इलाके हैं, इन सबको शामिल करते हैं। तो ये यहाँ से लेके यानी उधर केपी के जनूबी एरियाज तक और वेस्ट पंजाब जितना मुल्तान से उस तरफ वेस्ट की तरफ जितना इलाका है, फिर बलूचिस्तान उसमें आधा शामिल कर लें, तो ये सभी इलाके जो हैं ये बहुत तेज़ बारिश की ज़द में अगले 3-4 दिन तक रहेंगे। और ये उसमें कुछ 1-8 दिन की हो सकता है ब्रेक, तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उसकी शिद्दत में कुछ कमी आएगी। तो उसके बाद कोई 1-2 दिन बाद यानी 23 को एक और स्पेल आता हुआ दिखाई देता है। अच्छा सरदार साहब, हम ओवरऑल जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जाहिर है कि पहले वो हल्की बारिश होती थी तो वो जमीन जस्ट बेहतर तरीके से करती थी, तो वो लंदन में भी उन्होंने एक स्टडी भी की। सरदार साहब बहुत रिलैक्स होके बैठ गए। तो सरदार साहब हमने आपको इतना रिलैक्स कर दिया, तो फिर जिंदगी गम भूल गए। तो आपकी आवाज असल में डिस्टर्ब हो रही है, वो मुझे क्लियर नहीं आ रही। तो सुकून से सुनना चाह रहे हैं। अच्छा सरदार, तो ये हमें बताएं कि ये जो हमारी जो वाटर रिसोर्सेज हैं, एक तो डैम्स वगैरह हुए, दरिया हुए, तो उनमें तो चलने ठीक है कि पानी आ गया, वो काफ़ी बेहतर हो गई सिचुएशन, बल्कि ओवर फ्लो हो गए हैं। लेकिन ये जो ज़ेर ज़मीन पानी है, क्या इसके लिए किसी हद तक ये फ़ायदेमंद होती है ये बरसात जो तेज़ रफ्तार? जी बिल्कुल होती है। उसमें वाटर टेबल जो है ना ज़ेरे ज़मीन पानी का ऊपर आ जाता है। इतनी ज़्यादा जब बारिश होती है तो डेफिनेटली वो ऊपर आएगा सभी जगहों में। और बलूचिस्तान में इससे तबाही तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन एक उसका पॉजिटिव पहलू देखा जाए तो यही कि कोयटा के लोग हमें बताते हैं और वहाँ की स्टडीज बताती है कि 170 फीट नीचे चला गया था पानी का लेवल कोयटा शहर में और उसके इर्द गिर्द। तो इन बारिशों से ये है इंशाल्लाह कि पानी का जो टेबल होती है वाटर टेबल वो खासी ऊपर आ जाएगी और इन द लॉन्ग रन उसमें अगले मतलब सर पंजाब में भी वाटर टेबल जो है वो कोई मतलब 250 से 300 तक पहुंच गया था। वहाँ पर भी काफ़ी बुरी सिचुएशन थी क्योंकि वहाँ पर ओवर यूज़ हो रहा है ना पानी का। जी, तो वहाँ पर भी कुछ बेहतरी की तवक्को है। कहाँ की बात की आपने? पंजाब की सर, पंजाब की। जी सॉरी, पंजाब की बात की है सर सरदार साहब। पंजाब में भी वाटर टेबल खासा लो हो गया था क्योंकि वहाँ पर तो यूजेज ही नेक्स्ट लेवल का है ना।
जी बिल्कुल, जाहिर है वो ट्यूबवेल असल में बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं ना वहाँ खेती बाड़ी के लिए, और उसके लिए यूज़ होते हैं जो, तो जाहिर है उससे और नीचे चला जाता है। तो यानी पॉजिटिव साइड इसकी यही है कि वाटर टेबल ऊपर आएगी और आपकी जितनी ज़री ज़मीनें और ख़ासकर उनमें सिल्टिंग विल्टिंग भी आ जाती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है आगे चलकर। तो इसके पॉजिटिव पहलू हैं। अब अगर और हमारी कोई प्लानिंग हो तो इस पानी को स्टोर कर सकते तो और फायदा होता हमें। कितना अच्छा होता, हमने ड्रेन ट्रैप्स बनाए होते जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह करे जी कुछ सीखें, हम लोग भी कुछ प्लान करना सीखें तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह, क्योंकि अगर कुछ सोचेंगे प्लान करेंगे तो फिर हम उस पर अमल दरामद भी करेंगे ना। अभी तो हम सोच भी नहीं रहे तो अमल दरामद तो फिर दूर की बात है। वैसे सरदार साहब ये वैसे बता दीजिएगा अब थोड़ा सा हट के बात कि एक टाइम था जब प्रिडिक्शन होती थी कराची में कि बारिश होने वाली है और कराची वाले जाके सारे इंतजाम कर लेते थे, बारिश नहीं होती थी। लेकिन अब वो टाइम आ गया कि आप जो प्रिडिक्शन करते हैं वो पूरी साबित होती है। तो कैसा फील करते हैं आप, ये बताएं जरा। हाँ देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि एक तरफ तो प्रिडिक्शन पूरी होने की जाहिर है इत्मीनान होता है आदमी, क्योंकि चलो बात ही हो गई, अदरवाइज उस पर फिर बातें होती हैं कई तरह की। लेकिन दूसरी तरफ मतलब सच कह रहा हूँ आपसे कि जो कराची की हालत हम जब देखते हैं और दूसरे शहरों की भी इसी तरह से जब बहुत तेज बारिश होती है, जब बलूचिस्तान में बड़ी तबाही हुई, उससे अफसोस ही होता है कि प्रिडिक्शन ना ही पूरी होती तो ठीक था, ये नुकसान ना होते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए तो बारिश तो अल्लाह पाक ने मतलब बाराने रहमत होती है, और वही बात की क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं बनाया गया लोगों के लिए। खैर इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ कराची में मजबूत के वाले से बात करते हैं, बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद थे और हम वेदर की प्रेडिक्शन के वाले से बात करते हैं। सो प्लीज इफ यू वांट टू प्लान एनीथिंग अहेड, आप अपने 2-3 वीक्स में कुछ प्लान करना चाह रहे हैं कि ट्रैवल करना चाह रहे हो, सो मौसम की सूरत हाल को देखते हुए, वेदर फोरकास्ट को देखते हुए प्लीज, क्योंकि ये ना हो ना कि फिर आप निकले तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो। एक ब्रेक लेते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आज हम ज़रा आपको बताते हैं, आपको पता है कि जो परिंदे होते हैं, इन परिंदों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? मुझे सत्य आप बताएं। उकाब, चील, नो, फिर नो, जिनमें बहुत यूनिटी है और अक्लमंद भी होते हैं, हमारे आसपास बहुत नजर भी। यस यूनिटी भी बहुत होती है और इनमें असल में बहुत अंडररेटेड है ना। हाँ। तादाद ज्यादा होती है तो अंडररेटेड हाँ, बहुत मतलब और दूसरा बात ये अपनी रंगत की वजह से भी आपको पता ना, हमारे यहाँ लोग पता नहीं कितने हुस्न परस्त हैं, हाँ, बस इस वजह से मसला है। तो आपको और वैसे भी आपको ना कव्वे के हवाले से कि जब वो काबिल ने हाबिल को जब कत्ल किया था तो उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने कभी ही भेजे थे, फिर उन्होंने जिस तरह उनकी भी आपस में लड़ाई भी को दफना, किस तरह जमीन खोदी और किस तरह, तो वो सोच दी उन्होंने। तो ये इसलिए आप हम बचपन में कहानी भी पढ़ी थी ना कव्वे के वाले से कि अक्लमंद कव्वा, एक हम पागल वो उसकी पढ़ते थे, एक ग्रीडी डॉग की पढ़ते थे और एक अक्लमंद कव्वा की थर्स्टी क्रो। आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि अब आप देख सकेंगे, तज़किरा सुन सकेंगे मधुबाला और नूरजहां का एक साथ। मतलब यू गाइज आर वेरी लकी कि आप ये तज़किरा सुनने जा रहे हैं। तो जनाब ये तज़किरा है बेसिकली 2 हथनियों का, जिनकी रूट कैनाल की सर्जरी होनी है और सर्जरी के लिए ऑस्ट्रिया से खुसूसी तौर पर बड़े खुशनसीब डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो ये आप देखें कि जनाब अब ये कैसे पता चलेगा इसमें नूरजहां कौन सी और मधुबाला कौन सी? जिन्होंने इनको पाला है ना वो उनको पता है कि इनमें से कौन सी। अच्छा, 2 तो बेसिकली सफारी पार्क में है और 2 कराची के चिड़ियाघर में है, नूरजहां और मधुबाला। और ये बहुत अरसे से ये बेज़बान जानवर जो हैं, इनकी रूट कैनाल का इशू था। और अब यहाँ पर आपको पता है कि हमारे यहाँ तो लोगों में जब ऐसी प्रॉब्लम जब इतनी अच्छी टीम नहीं होती तो कहाँ से जानवरों की मेडिकल टीम्स कहाँ से अच्छी लेकर आए। तो ऑस्ट्रिया से फोक पॉज की जो टीम है वो यहाँ पर आई है, जदीद मशीन वो यहाँ पर लेकर आई है, जदीद आलात वो यहाँ पर लेकर आई है। और एक अरसे से नूरजहां और मधुबाला जो इतनी पेन में थी, इनकी जो रूट कनाल होनी थी, अब सोचे ना, मतलब सती आम इंसान अगर हमारी रूट कनाल होनी हो तो हमें लग पता जाता है हम कितनी तकलीफ से गुजरे होते हैं। ये बेचारे जानवर जो ये कितनी तकलीफ में होंगे, कितनी अच्छा आप ये देखें तकलीफ में, और थोड़ा सा अब उनका ट्रस्ट भी बहाल हो रहा है। उन्होंने गैर मुल्की खवातीन को देखा तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकती है, वरना तो उन्हें गुटके, पान, न जाने क्या क्या चीज़ें और सप्लाई की जाती होंगी यहाँ पर। जो बच्चे शरीर आते हैं या लोग भी तंग करने की नीयत से आते हैं। याद है बचपन में जब लाहौर के चिड़ियाघर जाती थी ना तो सूजी के पास जाते थे। तो अच्छा हम तो सूजी को प्यार से अपनी लेकर आती थी, फिर साथ में सलाम करती थी। कुछ वहाँ पे बेशर्म ऐसे भी होते थे, सिगरेट भी पकड़ा देते थे, फिर सूजी पकड़ के सलाम करके उसी को मारती सूजी भी समझदार थी। तो ये देखिए, लेकिन जी अली हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अली हसन से भी जानिए कि भाई एग्जैक्ट क्या सूरत हाल। अली
ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और कितने अरसे से ये जो बेचारी 2 हत्नियां थी बीमार थी? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक हथनी का रूट कनाल होने जा रहा है। इसके लिए ख़ास तौर पे ऑस्ट्रिया से 4 पावर्स नामी जो NGO है उनके डॉक्टर सर्जन्स पाकिस्तान आए हैं और स्पेशली आज जो अपना प्रोजेक्ट जो है शुरू करने जा रहे हैं। हथनी को जो है डॉट लगा दिए गए ताकि वो बेहोश हो सके। उसके बाद तकरीबन 1 घंटा लगेगा, फिर जाके जो है रूट कनाल ऑपरेशन जो शुरू किया जाएगा। डॉक्टर से तमाम तैयारियां जो मुकम्मल कर ली हैं और ये जो है नवंबर में एक पिटिशन दायर की गई थी पाकिस्तान कराची की एक मोहतरमा है उन्होंने, जिसके बाद हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट की थी 4 पावर्स को। उनकी टीम यहाँ पर आई है और उन्होंने असेसमेंट करने के बाद अब जाके रूट कनाल ऑपरेशन का है फैसला किया है। मधुबाला की 16-17 साल की एज है और मेरे साथ अब जो डॉक्टर्स टीम का एक हिस्सा है मिस्री हैं ये डॉक्टर अमीर खलील, इनसे हम बात करते हैं, मज़ीद तफसीलात वो बताएंगे। फाइनली अ बिग डे फॉर यू एंड टीम। अच्छा अली हसन, आपकी आवाज़ अब तक नहीं आ पा रही। अब गालिबन आई थी मेरे ख्याल में। 12 मेरी आपको आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा जी, एक सेकंड हम दोबारा कनेक्ट करेंगे आपको। ट्राई टू कनेक्ट अगेन। अच्छा बता रहे थे कि जी जो प्रोसीजर उसका आगाज किया गया है, उनको डॉट जो लगा दी गई है वो और ट्रैंकुलाइजर ज़ाहिर है कि वो बड़ा ज़रूरी है। टेक्स टाइम कि वो 1 घंटा ऑलमोस्ट लगेगा उस तकरीबन पर भी होने में। क्योंकि आपको पता है कि वो बॉडी वेट के हिसाब से मेजर करके वो लगाते हैं, तो फिर ये है कि चलें जी। अली हसन, जो मिस्री डॉक्टर भी इस NGO के साथ जो कि ये सर्जरी करें, ये जो रूट कनाल करेंगे, उनसे ज़रा वो बात करेंगे। जी अली हसन। Should I start now? Okay. Test Oli. Okay. Go ahead, please. जी अली। जी अली हसन, गो अहेड, स्टार्ट करें आप गुफ्तगू। जी, डॉक्टर अमीर खलील के मेरे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के स्पेशली हमारे पास है ताकि हम ब्रीफ कर सकें कि किस तरह का प्रोसीजर है। टेल मी समथिंग अबाउट बिग डे फॉर योर टीम। Day for my team. It's a big day also for the elephant Maduba. Finally, she will get the approach today to relieve her chronic dental pain, which since long time. We will try today to remove the task roots and to clean them and to take this abscess, which should be a big relief. It is a unique operation, a special operation. The first time we do this operation in a standing position and on both sides. So it's a big day for all of us and a big day to have this in Great Pakistan. डॉक्टर अमीर खलील से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, उनका भी यही कहना है कि उनके लिए बड़ी अहमियत के हामिल ये दिन है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में फ़र्स्ट टाइम इनकी टीम इस तरह का ऑपरेशन करने जा रही है। मधुबाला की तो आज बारी है, इसके बाद नूरजहां नामी जो है एक और हथनी है वो भी लाइन में लगी हुई हैं, उनका ऑपरेशन बाद में किया जाएगा। फिलहाल इनका यही मकसद है कि जो मधुबाला के दोनों साइड्स हैं जबड़े की उसमें एक दांत है वो गल गया था और वो बैक टू बैक एट अ टाइम जो है दोनों ऑपरेट करेंगे क्योंकि अब जो है ये सिचुएशन थोड़ी सी जो है ना डिफ़िकल्ट हो जा रही थी उस जानवर के लिए भी, उसको खाने पीने में दुश्वारी का सामना था। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है रिस्की नहीं है मधुबाला के लिए। इसके बाद सेकंड जो है प्रोसीजर फिर उसके ऊपर नूरजहां पे किया जाएगा ये रूट कनाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अली हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से आज ये प्रोसीजर हो और ये क्रॉनिक डेंटल पेन था जो कि दोनों हथनियों को पता नहीं कब से था। आज एक की बारी है, उनका ऑपरेशन होगा क्योंकि वो जो उनको रूट कनाल जो उनकी होनी थी, जो अंदर कैविटी की वजह से जो पस पड़ गई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो हम उसको निकालेंगे और अल्लाह करे जी ऑपरेशन कामयाब हो। इट्स वेरी यूनिक ऑपरेशन जो आज वो कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। और एवरी लाइफ मैटर्स, एवरी लाइफ मैटर्स, बस ये बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे भी बहुत अच्छा अहमियत दी जा रही है, जाहिर है। और वो भी लेकिन फिर जज़ाकुल्लाह टू द लेडी जो स्पेसिफिकली जिन्होंने अदालत से रुजू किया। हाँ जी, वरना ये ना होता। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम बाखबर सवेरा, मैं आपका ना मानो पहचाना मेरे साथ मौजूद हैं मदिया नकवी, नाम बता देते हैं। कई लोगों को दिक्कत होगी वो पहचान न पहचान हो तो भाई सोशल मीडिया पे जाके देख ले, कुछ ज़्यादा फॉलोइंग है इनकी थोड़ी बहुत, लेकिन बात ये है कि काम की बात हम करते हैं तो खुद ही बात करके शर्मिंदा भी हो जाता है, सबसे अच्छी बात खुद रियलाइज हो जाता है ना ज्यादा हो गया है डर भी जाता है पगला। मतलब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना जिसपे मकबूलियत को मुख्तलिफ पैमाने होते हैं। मुख्तलिफ कहते हैं, इसमें थत्ते होने वाली कोई बात नहीं बात सुने, कई ऐसे लोग हैं जिनको वैसे भी नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि वो टिकटॉक पे या कौन से टिकटॉक वाले से इतने बड़े सुपरस्टार सत्ती, हम उनके आगे क्या बेचते हैं, ये जो हमारी डिग्रियां जला दें इनको, है ना।
आपको पता है कि ये एक अभी कल पर मैं कहीं पढ़ा था, लिखा हुआ था कि आजकल जो है वो साइंसदान बनने के बजाय यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं नौजवान, क्योंकि उनको लगता है कि कमाई का बड़ा आसान और सहल ये जरिया है, तो क्यों ना मतलब ये तरीका अपनाया जाए। अच्छा जी, आज हम बड़े अहम मामला पे बात करेंगे, सेहत आमा से मुतालिक बात करेंगे। एक चीज़ ये है कि भाई ये जो सड़कों पे गड्ढे और गड्ढों में सफ़र, तो वो एक बड़ा सुहाना सा एक सफ़र वैसे उसूलन होना चाहिए, लेकिन चिप खिड़बे जो जिस तरह से मदिया टिप खिड़बे जो मदिया आती हैं कि जिस तरह से नए, वो कहते हैं सैयारे इतने नहीं दरियाफ्त होते जितने हमारे गड्ढे हर बारिश के बाद दरियाफ्त होते हैं, और पानी भरा होता है तो उनको जज का भी मुश्किल होता है। तो इस नतीजे में हमारे नाजुक जिस्मों जो सूरत हाल गुजरती है, और मुसलसल आप ये देखें ना कि रोजाना का सफर है, सफर के लिए ना हमारी बॉडी को बहुत सफर करना पड़ जाता है, जस्ट बिकॉज जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मैं अक्सर ये देखती हूँ कि जो अगर हम गाड़ियों में बैठे हुए हम इतना मुतासर हो जाते हैं, हम लिटरली हिल जाते हैं, हमारा अंजर पंजर हिल जाता है, हमारी जो है ना दाएं पस बाएं पस में बाएं और बाएं ईद मिलने लग जाती हैं। तो सोचो जो बाइक पर ट्रैवल करते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा। खैर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। कराची गढ़ों का गढ़ बन गया, बारिशों से रही सही सड़कें भी टूट फूट गईं। मोटरसाइकिल सवार कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी और मोहरे हिलने का शिकार हो रहे हैं। बस इलेक्शन और कुछ नहीं, पीटीआई डट गई। 21 अगस्त को रावलपिंडी में पावर शो का ऐलान, कोई शक में न रहे, कौम साथ खड़ी है, इमरान खान पुरइत्मीनान। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार बढ़ गए, पेशावर में रवामा सबसे ज्यादा 154 केसेस रिपोर्ट, सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। अच्छा, सबसे पहले तो एक रिपोर्ट शामिल करते हैं सलमान लोधी की, जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई बारिश के बाद ये जो सड़कों की सूरत हाल है वो क्या होती है और उसके नतीजे में कितने हादसा नुमा होते हैं। ये मनाजिर है नाजमाबाद अंडरपास के। जगह जगह गड्ढों की वजह से ट्रैफिक जाम तो मामूल था ही, लेकिन अब शहरी इन्हीं गड्ढों से गुजरते हुए जख्मी भी हो रहे हैं। फुलबाई शाहराह पर ट्रॉलर ही उलट गया, जिसकी वजह से रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। हालिया बारिशों के बाद कराची की कोई शाहराह ऐसी नहीं जहां गड्ढे ना पड़े हों। खुले मेन होल्स में भी गिरने से कई शहरी अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पूरे नाजमाबाद वाला बिल्कुल खराब है और गवर्नमेंट कुछ नहीं करा है, एक्सीडेंट भी हो रहा है, गाड़ी खराब भी हो रहा है। पूरा इलाका इसी तरह रोड का बड़ा गर्क हुआ है, ये नहीं कि अंडरपास भी इसी तरह है, ये भी इसी तरह है। अच्छा, एक तमाम तो सिचुएशन आपने अपने सामने देखी, किस तरीके से ये जो ये सड़कें हैं टूट फूट का शिकार हैं। और टॉप स्टोरी से पहले जैसे मैं और सप्ती इस बात को डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या गाड़ी वाले, क्या बाइक वाले, तमाम तर जो लोग हैं, अगर आप कराची में लोगों की हेल्थ के वाले से देखें, और मैं आपको बता रही हूँ 56% तो ये जो हमारे भाई हैं वो जो बाइक में बैठते हैं ना, उनके टेस्ट जो है उनको कमर का दर्द लाहक होता है। ये बात की खैर लोग किस तरीके से यहाँ पे फिसलन है, लोग ये रखे, ये एकदम गड़ा गया, और किस तरह से बाबा जी जो है वो उनकी फैमिली हो गई। मतलब इनको देखते हुए इतना अफसोस हो रहा है, क्योंकि देखिए गड्ढे की सिचुएशन ऐसी है और पानी सड़कों पे मुसलसल खड़ा रहेगा, आपको नहीं पता चलेगा भी कहाँ पे खड्डा है, कहीं पे मैन होल है, क्या चीज़ चल रही है। अब जो गाड़ी वाले हैं वो तो परेशान है ही, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 56% मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो कमर और रीढ़ की हड्डी की तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। और आपको देखिए कराची जैसे शहर जहाँ ट्रांसपोर्टेशन में इतना वक्त लग जाता है, तो जो बाइक सवार हैं वो दिन में कितना वक्त बाइक पे लगाते होंगे, कितना वक्त बाइक लगाते हैं। और वैसे भी कोई आरामदेह सारी नहीं है, कोई इसके अंदर बैक सपोर्ट आपको नहीं होती है, मुसलसल यूं हाथ हैंडल उसका पकड़ के बस चलते रहते हैं, और वैसे मामूली खड्डे भी आपको बड़ा मुतासर करते हैं, और सिर्फ नहीं पूरा आपका जिस्म हिल जाता है। अच्छा, MRI रिपोर्ट्स में कमर के मुख्तलिफ बीमारियों का इंकशाफ हुआ है, फिर पता चला है तो सड़क पर के लगने मोहरों की डिस्क खिसक जाती है, और डिस्क अपनी जगह से हटने के बाद फिर टांगों के नस पर दबाव डालती है, या फिर बल्जिंग डिस्क हो जाती है, या हर्निएटेड डिस्क हो जाती है, फिर सियाटिक भी ट्रिगर हो जाता है, और फिर मतलब काफ़ी जगहों पे होता है कि कोई फिजियोथेरेपी से या थोड़ा सा एक्सरसाइजेज से किसी तरीके से मैन हो जाता है, वरना नौबत ऑपरेशन तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसे में असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन बात यह है कि ट्रैवल तो करना है, या तो आपके पास कोई निज़ाम हो, कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मास ट्रांजिट सिस्टम हो, वो अगर न हो तो उसके नतीजे बहुत से लोग आप देखें, हमारे एल्डरली लोग देखें, जो हमारे बूढ़े लोग हैं, जब वही इन्हीं जगहों से गुजरते हैं तो खैर आपने देखा कि किस तरीके से
वो एक बुजुर्ग जा रहे थे और वो गिर गए वहाँ पे। जवान जो लोग हैं, बुजुर्ग, आप देखिए, मैं बुजुर्गों की पहले बात इसलिए करूंगी क्योंकि आप देखिए वो 100 किस्म की बीमारियों से गुजर रहे थे। जब वो ऐसी सड़क से गुजरे होते हैं, वो इन्हीं सड़कों में जब तेजी से फराटे करती हुई जब क्या एम्बुलेंस कभी तेजी से गुजरना, तो एक मरीज जो ऑलरेडी भाई लिटरली वो मरीज छत से जाके लिटरली लगता है एम्बुलेंस की जो प्रेग्नेंट खवातीन, चाहे वो बाइक पर बैठी हो चाहे वो गाड़ी में बैठी हो, इक्वली हार्मफुल है उन सब के लिए जिस तरीके से सड़कें हमारे साथ मौजूद हैं। क्या प्रॉब्लम होती है ऑर्थोपेडिक सर्जन? कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी कि मतलब मैं खुद भी आई डोंट नो कि इतना बुरा हाल जिम की वजह से या फिर ये है कि ड्राइविंग की वजह से ऐसी सिचुएशन है, तो खुद भी मुझे ये शियाटिका मेरा ट्रिगर हुआ है। तो इस पर बात कर लेते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सईद आमिर अली शाह साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम खुद इससे रिलेट भी सकते हैं। आपसे हमारी गाड़ी में ये सिचुएशन है तो जो बाइकर से हमारा क्या हाल होता होगा, तो ये ज़रा बताइएगा कि ना आप भी ट्रैवल करते होंगे तो अंदाज़ा होता होगा कि यार ये क्या हो रहा है, कितना खतरनाक है ये हमारी कमर के लिए। आजकल तो आपको पता है कि जो बारिश के बाद जो हालिया सूरत हाल है सड़कों की, तो आई थिंक हार्डली हमें कोई सी सड़क मिलती है जिस पे पॉट होल्स ना हो या गड्ढे ना हो। बाइक राइडर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़रर्स होते हैं इसके अंदर। उसकी वजह यह है कि एक तो बाइक एक स्टेबल सवारी नहीं है, दो पहियों की सवारी है और आप जब तक वो चल रही है तब तक तो वो बैलेंस मेंटेन करे। द मोमेंट इट गेट्स लो तो वो आपको कहीं ना कहीं अपना फुट है वो टिकाना होता है सड़क के ऊपर या कहीं पे। बाइक के ऊपर जब भी आप बैठते हैं, अब पॉट होल्स हमें पता नहीं होते हैं, पानी भरा हुआ है, वी डोंट नो द डेप्थ, हम उसकी गहराई कितनी है। जैसे ही बाइक का टायर जो है वो स्पॉट होल गड्ढे में आता है तो एक डग प्रोड्यूस होता है। जी। अच्छा, हमारी जो बाइक्स हैं उनकी स्टैंडर्डाइजेशन कोई है नहीं। शॉक अब्जॉर्बर्स बहुत हाई गाड़ियों में नहीं होते हैं तो बाइक पे भी नहीं होंगे। तो वो जो आपको जो थ्रस्ट आता है फोर्स, वो आपके फुट से एक फोर्स ट्रांसमिट होती है टुवर्ड्स द नी एंड द हिप एंड बैक। अच्छा, जब आप जंप करते हैं बाइक की सीट के ऊपर, द फर्स्ट इम्पैक्ट इज योर लोअर बैक, जिसके अंदर आपका जो आता है, तो उस अंदर सबसे जो लोअर पार्ट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम होता है उसे हम अपनी इस्तिलाह में लंबर स्पाइन कहते हैं, और उससे भी नीचे एक चीज़ होती है जिसको कॉक्सिक्स कहते हैं। तो अक्सर अब आजकल के सीज़न के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि कॉक्सिडाइनिया यानी कि कॉक्सिक्स के ऊपर जो है वो लगने की वजह से सिवियर पेन के साथ या लोअर बैक पेन के साथ आते हैं। अब होता ही है कि जब ये गढ़ों में आपकी बाइक्स जाती हैं तो माइक्रो इंजरीज़ होती हैं, माइक्रो लेवल्स के ऊपर मसल फाइबर्स इंजर होते हैं और बाज़ औक़ात माइक्रो फ्रैक्चर्स भी होते हैं। जब मसल फाइबर इंजर होता है स्पैज़म में जाते हैं, स्पैज़म में जाने की वजह से जो वर्टेब्रल कॉलम का एक नेचुरल कर्व होता है वो कर्व लॉस हो जाता है, इट गेट्स स्ट्रेटन और डिस्क के ऊपर इमेंस प्रेशर आता है। जब डिस्क के ऊपर इमेंस प्रेशर आएगा तो डिस्क उस प्रेशर को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करेगी। जी, ओके। अच्छा, अब इट नीड्स टू गेट आउट ऑफ द वे, प्रेशर उस पर से रिलीज हो, आगे वो जा नहीं सकती बिकॉज आगे बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट लगा होता है। बैक साइड पे स्पाइनल कॉर्ड हमारी ट्रैवल कर रही होती है, इट्स अ वेरी सॉफ्ट स्ट्रक्चर, ब्रेन का जैसे स्ट्रक्चर होता है, अगर आप उस पर हाथ रखें इम्प्रेशन बन जाता है, तो वो बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं होती, बट गेट ऑन द बैक साइड, बिल्कुल जैसे वो लॉबस्टर टाइप वो। जी, तो उसमें फिर ये होता है कि आपका जो बैक का स्ट्रेन होता है, ये बैक स्ट्रेन से बात शुरू होती है और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, इफ इट डज नॉट गेट बेटर और यू डोंट ट्रीट इट, तो ये ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते मुस्तकिल तौर पे दर्द रह जाता है, क्रोनिक पेन रह जाता है। फिर क्या होता है कि वर्टेब्रल कॉलम होती है, उससे नर्व्स आपकी सप्लाई जो है वो निकल रही होती हैं, ट्विग्स निकल रही होती हैं जो कि नीचे सप्लाई कर रही है। जिस लेवल पे नर्व कंप्रेशन होगा उससे नीचे मुतासर हो सकती है बॉडी। शियाटिका और जिसे हम बोलते हैं, यानी कि एक दर्द की साइयत जो कि कमर से के और नीचे टांग तक जाती है। That's what I'm saying ना, ये जो शियाटिका का आपने तर्क किया, I have been a victim of that, ठीक है। गुज़श्ता कुछ दिनों से, ये तकरीबन 2 हफ्ते इससे हो गए। It started with the leg, कि पहले टांग में तकलीफ, फिर बेचैनी अजीब सी और तरीके से, फिर उसके बाद जो है वो पूरी टांग और पाँव के तलवे तक दर्द जो है वो जाता, और मतलब ऐसा है कि रात को नींद भी वैसे, एक तो वैसे ही के इलेक्ट्रिक की वजह से नींद जो है वो नहीं आती, और दूसरा इसकी वजह से। तो ये जो दर्द है ऑब्वियसली दिस इज रिलेटेबल टू द टॉपिक के शियाटिका का, नार्को निसा का पेन जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, तो ये किस तरह से मतलब ये कि इसको फिर
किया जाए, टैकल किया जाए? देखें जो शार्टिक का पेन होता है, ये मैंने आपको जैसे कहा, एक अलार्मिंग साइन है, बिकॉज इट मीन्स दैट योर नर्व इज़ गेटिंग कंप्रेस्ड, योर डिस्क इज मोस्ट कॉमनली इन यंग पेशेंट्स, यंगर जनरेशन में डिस्क होती है, जिसकी वजह से वो प्रेशर देती है आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, एंड देन दैट पेन रेडिएट्स के नीचे तक वो जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन तो हम ऐसी बात है, एक डॉक्टर के पास आएगा तो पेशेंट एक्सपेक्ट यही करता है कि आप हम इनको कुछ अद्वियात देंगे, उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। हम उन्हें देते हैं कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरीज यानी सोजिश कम करने वाली दवाइयाँ, कुछ मसल रिलैक्सेंट्स यानी पट्ठों को रिलैक्स करने वाली दवाइयाँ, और उनका इफ़ेक्ट होता है 3-4 दिन 5 दिन के अंदर मरीज़ बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है। डॉक्टर साहब एक सवाल में आपको बात करें, लेकिन जब हम लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के वाले से बात करते हैं तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपको कोई मसला हो गया, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, ये चीज़ बढ़ गई, ये चीज़ बढ़ गई, ओके ठीक है, लाइफस्टाइल को इंप्रूव कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा दीजिए, लेकिन इस पर्टिकुलर सीन में अगर हम देखें तो जहाँ पर हमारे लिटरली कमर का हर मोरा हिल चुका होता है, तो वहाँ पर तो ना हम तो कोई पानी का ग्लास झुक नहीं उठा सकते, तो हमने अपना वर्कआउट क्या करना है, हम अपनी लाइफस्टाइल में फिर कैसी बेहतरी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि सड़कें तो हम नहीं बिछा सकते, पर हम खुद क्या कर सकते हैं? देखिए एज फार एज सड़कों का जो जहाँ तक बात तो है, नहीं कर सकते, तो हम वो नहीं कर सकते हैं, मगर उसके लिए हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अनजान रास्तों से ना जाने की कोशिश करें। एक रूटीन जो आपका एक है ना, हर रास्ता बारिश के बाद अनजान बिल्कुल, अगर आप ये शॉर्टकट लेने की लोग अक्सर कोशिश करते हैं, ऑफिस टाइम है, देर हो रही है, जल्द पहुंचना है, बॉस आ जाएगा, टाइम इन एंड टाइम का मसला हो जाएगा, उसमें होता ही है कि हम शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हैं, एंड वी गो टू ए स्ट्रेंजर वेज, दूसरे एक मुख्तलिफ रास्ते जाने की, जहाँ हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ से गड्ढा है। एक जगह आप रोज़ जा रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पडल है, यहाँ पॉल है, तो आप उससे बच सकते हैं और थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा अर्ली निकल जाएं। अच्छा, जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ, अब गाड़ी वालों के पास फिर भी ऑप्शन होता है कि वो आप पीछे वो लें जो बैक गियर के लिए रख लें, लंबर के लिए वो चीज़ें हैं, वो कितनी इफेक्टिव होती हैं ये तो अल्लाह जाने, लेकिन बाइक वाला क्या करे? अच्छा, वो कैसे अपने आप बाइक वाले के, हमारे जो बाइकर्स होते हैं ना, अच्छा हमारा कंसेप्ट होता है बहुत स्टिफ होके बैठ जाओ बाइक के ऊपर। अच्छा, स्टिफ होके ना बैठ, जैसे आप हॉर्स राइडिंग करते हैं ना, तो हॉर्स राइडिंग के अंदर ये होता है कि गैलप रिदम आप जब हॉर्स राइड बढ़ना शुरू करता है घोड़ा, तो आप ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जी आपको पता है कि ये गड्ढा है, तो आप बिल्कुल उसके साथ चिपक के ना बैठे, चाहिए थोड़ा सा जंप अप कर लें, क्योंकि जहाँ हम अपनी बॉडी की मसल्स को स्टिफ कर लेते हैं इस फेयर में कि भी हाँ भी आगे गड्ढा है, तो वहाँ पे वो ये पर्सनल ये बड़ा अच्छा है कि रिक्शे में बैठते हुए ये मैंने ट्राई किया कि भाई आप जैसी झटका आपको लगे कि आने वाला है तो फौरन आप थोड़ा सा सो जाएं, तो उससे काफी अफाका होता है, लिटरली ये फायदेमंद। लेकिन बाइकर्स हल्का इस तरीके से अपने आप को, क्योंकि ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बारिशें खत्म नहीं होंगी और जब तक रोड जो है वो फैला नहीं होंगे, दोबारा कार्पेटिंग दोबारा नहीं होगी। फिर वो जो लाइफस्टाइल की हम बात करें, वो लाइफस्टाइल क्या है? जी, लाइफस्टाइल में ये है कि देखिए हम मरीज़ को बताते हैं, जैसे मैंने कहा कि अद्वियात का कुछ इफेक्ट आना शुरू होता है, वहाँ पे मरीज़ जो है अक्सर मिस्टेक करता है। मैं अपने मरीज़ों को भी बताता हूँ कि आप यहाँ गलती कर जाते हैं, आप समझते हैं मैं ठीक हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको अपने मसल्स को, अपनी इंजरी को रिस्पेक्ट देनी होती है, अगर आप उसको नहीं देंगे तो इट विल बिकम अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। तो जो भी मसल इंजरी होती है, जो भी आपको इंजरीज होती हैं, टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। बच्चा भी जो है वो 9 मंथ्स में पैदा होता है, अगर वो 5 महीने में पैदा हो जाए तो या तो वो माजूर पैदा होता है या जिंदा नहीं होता है, तो यू हैव टू गिव ड्यू टाइम टू योर मैच्योरिटी। तो 4 से 5 हफ्ते कम से कम जो है ना, वो बैक के जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। ये कि जैसे आपने कोई वजनी चीज़ नहीं उठानी है, पोस्चर अपना ठीक रखना है। लोग लीन डाउन हो जाते हैं कुर्सियों के ऊपर, उनको बताते हैं कि आप अपने शोल्डर को जो है वो स्ट्रेट रखें, बैक स्ट्रेट रखें, आपकी कमर और कुर्सी की पोस्ट सीधी मिली होनी चाहिए। आपने से हमारे बहुत सारे घरों के अंदर जो है वो हम लोग लाइन का पानी नहीं यूज़ करते हैं, हम कैंस मंगवाते हैं, वाटर कैंस, वो वाटर कैंस उठा लेते हैं, उनको माउंट करना डिस्पेंसर के ऊपर, ये सारी चीज़ें, पानी की बाल्टी। वैसे आपने जो बात की ना, मैं भी अपनी टीम के बहुत सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोगों को तो पोस्चर ही बैठने का ठीक नहीं है। लाइक अगर मैं स्लाउच करती हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे लोग स्लाउच करते हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि स्लाउच कर रहे हैं, वो कर्व ही नहीं बना, आपने जो स्ट्रेट रखेंगे तभी आप जो है आपका जो आपका बॉडी पोस्चर है वो आप स्ट्रेट, जिस तरह मैं बैठा हूँ, मेरे शोल्डर्स जो हैं वो ड्रूप नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट, माय बैक इज नॉट लीनिंग फॉरवर्ड, तो ये आपका करेक्ट पोस्चर, आपने इसी तरह बैठना है।
अच्छा, दूसरी एक जो बहुत कॉमन हमने देखी अपनी प्रैक्टिस के अंदर चीज़, वो ये कि जब मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि हाउ मच मोबाइल फ़ोन्स दैट यू आर यूजिंग, आप कितने और कौन सा वक्त है जिस वक्त आप यूज़ करते हैं, तो अक्सर होता है कि रात को जी बिस्तर पे जाके बात हो रही है रात को बिस्तर पे जाके जो है ना, और हम बैठ जाते हैं। अच्छा, उसमें क्या एंड्रॉयड इज दिस फोन इज़ अ वेरी स्मॉल डिवाइस, बहुत छोटी सी डिवाइस है, आप इसको किसी भी एंगल किसी भी पोजीशन में देख सकते हैं। तो आप एक्चुअली वो अपनी कर रहे होते हैं अगर आप अपना पोस्चर ख़राब कर रहे होते हैं। आप जब बिस्तर के सरहाने पे जाके बैठते हैं तो आप आधे तो लेटे हुए होते हैं और आधे बैठे हुए होते हैं। इमेंस प्रेशर होता है आपकी लोअर बैक के ऊपर। अच्छा, हालांकि हम तो समझ रहे होते हैं कि हम तकिए वकिए लगा के बैठे हैं, लेकिन फिर भी same with the laptops means you can put it in your laptop in any position you can work, but should be on the desk even if you're working। बच्चे जो हैं आजकल लैपटॉप पे पढ़ करते हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं। फिर एक और चीज़ भी है कि इससे रिलेट ये देख लेना कि आपके हेड का भी एक वेट होता है। बिल्कुल, जब आप उसको आगे करके बैठे होंगे तो उससे भी आपकी स्ट्रेस कितनी और पड़ती है, सर्वाइकल दिमाग है ना ऊपर, तो अगर भूसा ना तो ऑफ कोर्स दिमाग है, तो इसका बहुत ज्यादा वेट होगा, बहुत लोग उसको भूसे के भी। फिर ये है कि अच्छा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। एक और मसला ये है कि हमें ये समझ नहीं आती कि कोई भी हमें दर्द हुआ है, मिसाल के तौर पर कमर का दर्द हुआ है, तो उसके बाद हम जाएं कहाँ। जैसे कि मैंने आपसे तज़किरा किया कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, कायरोप्रैक्टर्स यहाँ पर होते नहीं हैं, उनके पास जाएं। अच्छा, सर्जन के पास। अच्छा, सर्जन सुन के वैसे ही डर लगना शुरू हो जाता है कि बंदा कहेगा इस सर्जरी का। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा तो मैंने कहा यार ये तो सर्जरी का ही। और जहाँ पे अंग्रेजी के ज्यादा वर्ड्स इन्वॉल्व हो जाए ना, आपको लगता है महंगा भी होगा इलाज। हाँ, देखिए, सर्जन का जो है ना बेसिक डेफिनेशन तो यही हम कॉमन जो लोगों में जो एक कंसेप्ट है वो ये है कि सर्जन नोज हाउ टू पिक अप द नाइफ एंड हाउ टू ऑपरेट। मगर एक्चुअली सर्जन की डेफिनेशन ये होती है कि सर्जन इज द वन हु शुड नो व्हेन नॉट टू पिक अप द नाइफ। क्या बात है, राइट? सो most of the surgeons don't even know that। आई थिंक हमारी वेटरनिटी में काफ़ी लोगों को अब इस बात के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। मगर ये है कि इसके अंदर आप ऑब्वियसली आपको पेन हुआ है। हमारे यहाँ इस तरह जो हमारे पास जो एक साइकिल बनती है ना, वो ये बनती है कि जी पहले वो गली मोहल्ले के जनरल प्रैक्टिशनर के पास आता है, तो वो उसका इलाज नहीं हो सकता है, डजन के बेटर, फिर उसको कोई इसका महरे वाला या पड़ोसी मशवरा देता है कि जी फलां पहलवान साहब के पास चले हैं, वो कुछ कर देंगे, वो और वो तो ऐसी बात देंगे कि आप तो फिर कहेंगे जी मेरी एक काम ही नहीं करी, वो फिर वहाँ पे सिचुएशन। उसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि देखें, आप किसी क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन की क्लिनिक में जाइए, आप उनको अपनी तकलीफ बताइए, वो आपको जो है वो उससे मुतालिक जो चीज़ें बताएं उस पर अमल करना है। ऑल्सो फूड का इसमें क्या अमल दखल है? फूड का अमल दखल ये है कि देखें, हमारे यहाँ ना एंडेमिकली अब विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो गई है। अच्छा, हम जो हैं वो प्रेफर करते हैं जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें हमारी जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, वेट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जो आपकी जो बोन्स होती हैं ना, वही आपका वेट जो है वो कैरी कर रही होती हैं। स्पाइन, अपर बॉडी वेट स्पाइन से ही ट्रांसमिट होता है नीचे, ठीक है, और जितना आपका वेट ज़्यादा होगा उतनी जल्दी आपके जो है ना वो जोड़, क्योंकि स्पाइनल ये वर्टेब्रल कॉलम भी जोड़ हैं, ठीक है ना, ये ख़राब होंगे एंड योर नीज गेट बर्स्ट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ कॉमनली जो है वो नीज की प्रॉब्लम है, और न जाने क्या जो है वो हमारे आर्थराइटिस, अर्ली आर्थराइटिस इन आवर फीमेल पॉपुलेशन स्पेशली। तो ना हम एक्सरसाइज करते हैं, ना हम वेट कंट्रोल करते हैं, ना हमारी हेल्दी डाइट है, ना हम सनलाइट लेना प्रेफर करते हैं, ना हम वॉक करते हैं, ना हम जिम जाते हैं। जिम इज स्टिल लेजर एक्टिविटी, या कहने के एक लग्जरी मतलब आप देख लें कि अपर बॉडी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा तो कोर के ऊपर हम बैक का सबसे बड़ा मसला कोर है। अगर आपका कोर स्ट्रांग नहीं है, यू कीप ऑन पुटिंग अप मास बाय डूइंग जिम ऑन द शोल्डर्स एंड चेस्ट, तो वो आपका बैक तो आपका वीक ही रहेगा। कोर को स्ट्रांग करना है, एंड स्विमिंग द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर दिस। अगर कोई सपोर्ट कर सके तो रनिंग, स्विमिंग। ओह हाँ, स्विमिंग इज बेटर। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर सैयद आमिर इरशाद हमारे साथ मौजूद थे। नहायत ही अहम था आप तमाम लोगों की सेहत को लेके, क्योंकि जो हमारी सड़कों की सूरत हाल है, हर 10 में से अगर देखा जाए तो 6 लोगों को तो कमर की जो तकलीफ है वो हैं जो बताते हैं। हाँ, 4 बताते नहीं होंगे,
वुड के यूज़ करते हैं। Exactly, ये बात वैसे सही है क्योंकि अंदर पंजा तो खैर कहल जाता है। खैर हम बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या कुछ चल रहा है, पॉलिटिकल आसमान पे, पॉलिटिकल उफक पे क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं जी, और सियासी दर्जा हरारत कहाँ पर पहुंचा हुआ है। तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर दिया है कि वो 21 अगस्त को रावलपिंडी में करने जा रहे हैं एक बड़ा पावर शो। खैर 13 अगस्त को भी लाहौर में एक बहुत अच्छा बड़ा जलसा किया था स्टेडियम में। अच्छा, उसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब भी करेंगे। पार्टी के मुशावरती इजलास में इमरान खान का कहना था कि मुल्क मसाइल का जो वाहिद हल है वो फौरी इलेक्शन है। हमने वोटेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है, कोई शक में न रहे, कौम के साथ खड़ी है। बिल्कुल जी। और तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तहलील करने की मुखालफत कर दी है। ये मशवरा दिया गया था कि भाई असम्बली तोड़ लेते हैं, फिर काफिले भी वफाकी हुकूमत के बगैर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की मुखालफत, यानी कि पहले आप वाला एग्जैक्टली वो तमाम सिचुएशन है। ये फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे ना कि हम असम्बलियाँ जो रिजॉल्व नहीं करेंगे, गो के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों के पास है, उन्होंने कहा फौरी इलेक्शन की सिर्फ हम डिमांड करेंगे। हमारे साथ मौजूद चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उनसे जानेंगे कि क्या वो सिचुएशन और वो सूरत हाल फोर्स ही कर रहे हैं। चौधरी साहब पहुँच लिया बाखबर सवेरा को आपने वक्त दिया। वेरी गुड मॉर्निंग चौधरी साहब। वैसे गलते दस मतलब कितना आसान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नए इंतखाब कराना, वो ऐसे कि आप करा लें जी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत जो असेंबलीज हैं डिजोल्व करा दें। ये दोनों असेंबली डिजोल्व करा देंगे, तहलील कर देंगे तो वफाकी हुकूमत पे प्रेशर पड़ जाएगा, तो इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। अब अगर हम उनसे ये कहें कि भाई आप ये करें, तो वो कहते नहीं, अगर कोई हम ऐसा कहेगा तो हम उनसे कहेंगे सिंध हुकूमत को तहलील कर दो, आप फलानी हुकूमत को तहलील कर दें, हम ये नहीं करेंगे। क्यों ऐसा क्यों है? आपस की बात है। मज़ीद वैसे यू हैव बिकम ए पॉलिटिशियन बाय नाउ। वो मेरा वो जो आपका छोटा बेबी है ना, वो आपको सिखाता है। सर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग क्यों नहीं पकड़ेगा सर साहब? है ना? हाँ जी। मैं तो चौधरी साहब आपके स्टूडेंट है, हम आपका शो भी देखते हैं, आप कहीं भी बीप देते हैं, हम पहुंच जाते हैं आपको सुनने के लिए बस। वो यार वही बात आ जाता है कोई। अच्छा सर, के बाद आप स्टार्ट हो रहे थे, बताना चाह रहे थे कि ये क्या हो रहा है? भाई ये जो बात है ना, अगर तो किसी ने पीटीआई की कन्वीनियंस के लिए कराना होता या नॉर्मल मुल्क में जैसे दूसरे मुल्कों में होता है, पहले तो पीटीआई को उस दिन 9-10 अप्रैल के बाद एन ब्लॉक इस्तीफे नहीं देनी चाहिए थी कौमी असम्बली से। बहुत सारा नुकसान उसकी वजह से उसको हो रहा है कि दे लेफ्ट नेशनल असेंबली, कोई वजह जवाब नहीं था उसका। चलो उसके बाद कोई जवाब नहीं रह गया था उस कौमी असम्बली को चलाने का, जिसमें से 131 लोग जो है इस्तीफे दे गए थे। 1/3 तो चले गए। तो ये तो आप जो बात कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं करवाने होते ना, केपी तोड़ दें, पंजाब असम्बली तोड़ दें, सारा मुल्क तोड़ दें, वो 2 बंद के सिर पर बैठ के गवर्नमेंट जो है लोगों पर बोझ, कौम में हिजान, मुल्क में अदम इस्तेहकाम और ये तबाही बर्बादी के डेरे, और कोई वाली वारिस नहीं है। और सी साहब की जो गवर्नमेंट है, इसने मतलब मुझे ये बताएं कि 4.5 में हो गया, कौन सा काम सर मेरे लिए भी पॉजिटिव नहीं हुआ सर, मेरी गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? सब ये बताएं आपके ये सॉरी बात काट रही है, इनको पे मशवरे देता कौन है यार? ऐसे मशवरे के जी इस्तीफे दे दें, वो इस्तीफे दे के निकल जाते भी, या तो आप बैठते, आप कौमी असेंबली में रहते, आप आवाम के लिए वहाँ पे मौजूद रहते, आप फाइट करते अपनी पार्टी के लिए भी, आवाम के लिए भी। 100% नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो ये कौन मशवरे देता है इनको ऐसे? अब मैंने तो और आपने तो नहीं दिया ना, अब छोड़े इसको। आई मीन यानी वो वी कैन नॉट रीलिव द पास्ट। अच्छा, अब जिस स्टेज पर हम आ गए हैं ना, सती और मदिया जी जी, वो ये बस वो लोग हैं कि उन्होंने अपने मुकदमे खत्म कराने हैं, उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम को वापस लाना है मैदान में, उन्होंने इमरान खान को नहल करवाना है, उसकी पार्टी को टुकड़े टुकड़े कराना है, उसकी पार्टी को बैन करवाना है, उसके सारे बंदों को गिरफ्तारियां करानी है, और सुंजियां हो जान गलियां वैसी और मजिया फिरन। सर तुम ये दसो, ये नवाज शरीफ साहब आएंगे सर पाकिस्तान? जी वो तो उन्होंने कहा है कि मुझे आई एम विलिंग टू कम बैक, लेकिन मैंने 1 सेकंड के लिए जेल नहीं जाना, मेरी सजाएं मुअत्तल और ख़त्म कराएं। अच्छा, और बस
तो 14 साहब प्लेटलेट्स तक ही करना चाहिए, फिर तुम्हारा इलाज भी होना चाहिए। फिर वो कितने लाख वादे ने। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, लेकिन अब मैंने कल कहा ना उन्होंने जी वो किस तरह आएंगे, वो तो जेल जाना। ओ भाई मैंने कहा ये पाकिस्तान है, वो पीएम हाउस में उनका भाई है वजीर आजम, उसको पीएम हाउस को जेल डिक्लेयर कर देंगे, गवर्नर पंजाब गवर्नर हाउस करा देंगे। अच्छा, ये कौन सा इशू के लिए? ये बात तो है, ये बात तो है। तो ये अच्छा, कोई बात है कि जंगल का कानून हो गया, मतलब अपनी मर्जी तो और से जो क्या है चीज़ इस करनी मुल्क बस वो में? करी जाए। आप मैं कानून के सामने बराबर है, कोई बराबर नहीं है। बात तो सही है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये तहरीक इंसाफ पावर शो तो सर बड़ा लाहौर का जलसा, क्या बड़ा जलसा ओए किया। होए होए, बहुत बड़ा जलसा था। जितने बंदे अंदर थे उससे कई गुना बाहर थे। अच्छा जी। अच्छा, फिर टोन काफी चेंज थी इस बार। हमने देखा कि जो जलसा था वो बड़ा जबरदस्त है। एक में देखा कि हर जलसे में जिद्दत आती जा रही है ना, मतलब जलसे भी हो रहे, बातचीत भी कर रहे हैं, साथ में स्लाइड्स भी दिखा रहे हैं, पुराने बयानात भी दिखा रहे हैं, विच गुड, क्योंकि पहले कह देने से बात नहीं है, बंदे आप खाते हैं कि फलाने साल में चीज था। लेकिन देखा कि जो जिस तरीके से एग्रेसिवली खान साहब आते हैं, वो एग्रेशन समहाउ हमने नहीं देखी। आप क्या लगता है, क्या खासतौर पर अमेरिका के बारे में? हाँ नहीं, वो उनका लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है, लेकिन वो जिनसे बातचीत और मज़ाकत के जरिए उन्होंने, और जिनसे नवाज शरीफ गारंटीज मांग रहा है ना, उनसे इनकी अभी कोई मीनिंगफुल डायलॉग जो है ना वो मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, मियां साहब गारंटीज मांग रहे हैं ना, इसलिए अच्छा, वो वही पैंतरे बदल रहे हैं, वो भी बदल रहे हैं। वो जा के इनके बड़े बड़े ऑफिसर्स में जो पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं, उनके मुंह पर जाके कह रहे कि वी आर अपोज टू यू। अच्छा जी, मतलब ये अब इससे बाद अच्छा, वैसे चॉइस साहब जरा एक और अवामी मसले के वाले से बात करते हुए लोग कहेंगे कि शो में चौधरी साहब आए और मदन से पेट्रोल की कीमतों के वाले से नहीं पूछा। ये देखें मतलब ये क्या हो रहा है। एक तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि भी वहाँ पे मैं साइन करके आया हूँ और जितनी चादर उसको देके पाँव फैलाने, और ये जो सब्सिडी दी गई थी ये सब्सिडी कम करनी है और ये सब्सिडी वापस लेनी है, तो क्या करे, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। मरियम नवाज कह रही है कि भाई नहीं, हमें आवाम के साथ खड़ी हूँ, और एक मीटिंग थी इसमें शबाशी साहब उठ के चले गए। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो हमारी महफिल थी, ये कोई पार्टी नहीं, कोई गवर्नमेंट। पेट्रोल की टंकी 12 बजे से पहले फुल कराने गए होंगे। ये क्या हो रहा है, ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। मीटर देना बैठ रहा करो आ रहा तो ये क्या हो रहा है, ये क्या ऑप्टिक्स हम देख रहे हैं? तीन बातें हैं। एक तो जब 88 का हो गया है डॉलर, यानी बैरल नीचे आके 139 से आके वापस ऐसे, और जब 105 पर था तो उस वक्त 150 पर रखा हुआ था पीटीआई गवर्नमेंट ने, जो आखिरी उनका रेट था, और ये बोझ नीचे आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, इंक्लूडिंग पीएसओ, दूसरे, उनका कंज्यूमर निकल गया। वो बैंकों ने उनको 260 और 250 पर डॉलर दिया, उन्होंने गलतियां खोल रही, अरबों रुपया उन पर चढ़ गया है, ना उनका कोई वाल्यू वास है ना कोई है। एक नेक नाम कंपनी है, उसके खालिद रियाज, वो आज यानी होना शुरू हो गया बाकायदा कि जी हमारा हशर हो गया तो आप लोग जो है एक तरफा प्रोग्राम कर रहे हैं। वो मैंने कहा भाई हम तो तमाम मसाइल की बात कर रहे हैं, कारोबारी तो एक हिस्सा है ना, हम तो जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं कि भी उनको क्यों रिलीफ नहीं दिया जाता। तो हमारा फिर हमें तो जिंदा दरगोर कर दिया ना, दफन कर दिया। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और इनके पास किसी मसले का कोई हल नहीं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे मौजूद थे और अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रहे हो आज अपने असासे पाकिस्तान के अवाम के सामने रखो, ये इंसाफ के तकाजे हैं। ये कानून अगर नहीं भी लिखा हुआ फिर भी एक एथिकल रिक्वायरमेंट है। वो साहब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं, तो मेरा उनसे बड़ा मोदमाना गुजारिश है कि अपने असासे पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें कि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि इस मुल्क में एहतसाब के दावे करने वालों की हकीकत क्या है। जनाब अरे सर, आप कह रहे हैं 4 साल आप लोग आ रहे हैं इंसाफ, जबकि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेर की तो ये बार बार दोहराते हैं, शोर कर रहे हैं कि आपने 1100 के
केसेस थे वो खत्म करवा दिए और आप कह रहे हैं कि 4 साल से केस नहीं चले। हम 11 अरब का हिसाब लेना है वो ले ले। 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है। इमरान खान, हम तो 1100 अरब की बात कर रहे हैं ना, अपने 150 करोड़ का हिसाब दे दे जो उसको दूसरे मुल्क के शहरियों और कंपनियों ने दिए हैं इस मुल्क में सियासत करने के लिए, उसका हिसाब दे दे। हम तो अदालतों में हैं। इमरान खान लगाता है ना, सबूत लेकर आता है। शाहिद यहाँ साहब पर के केस में कोई पैसों का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सिर्फ ये एलिगेशन है कि अपॉइंटमेंट किया पीएसओ में 2 आदमियों का पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से। दैट्स शायद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद करते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हालिया बारिशों की जो तबाहकारियां हैं वो जारी हैं। कहीं पर हम देख रहे हैं कि कहीं सैलाब की सूरत हाल है, बहुत कीमती जानें चली गई हैं और लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, अपने घर बार छोड़ के टेंट सिटी पर रह रहे हैं। और कहीं हम देख रहे हैं कि इन बारिशों के बाद से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फूट पड़ी हैं। अभी जो डेंगी का देखा है कि डेंगी ने एक बार फिर से सर उठा लिया, लेकिन इस बार डेंगी ने जो सर उठाया है वो उठाया है खैबर पख्तूनख्वा में। और क्योंकि इतनी बारिशें हुई हैं उसके बाद हमने देखा है कि डेंगी के केसेस बहुत बड़े हैं। और अशफाक, अगर पूरे मुल्क की जो देखा जाए, मतलब जब से ये साल शुरू हुआ देखा जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा में अभी रवां जो माह में सबसे ज्यादा डेंगी केसेस क्योंकि बारिश के बाद पानी का जमा होना, साफ पानी का जमा होना, उसके बाद फिर डेंगी का पनपना, तो ये ज़ाहिर है कि इसके ऊपर ना काम हो रहा है कि जो लार्वा उनका होता है उसको तल्फ किया जाए, उसको काटने लगाया जाए। तो ऐसे में सूरत हाल मज़ीद ख़राब भी हो सकती है। मदिया सुंबल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। तो मदिया, हमें ज़रा बताइएगा कि ये जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स में अरेंजमेंट कर लेना तो एक अपनी जगह, लेकिन ये जो इसके लार्वा है या इंसदाद डेंगी के लिए कोई इक़दाम आपको इसके अलावा नज़र आए हैं? जी बिल्कुल, कुछ खातिर ख्वाह इकदाम देखने में तो सामने नहीं आ रहे, जबकि महकमा सेहत का यही दावा है कि डेंगी की जो हालात है, जो सूरत हालात है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, इसके लिए इकदाम भी उठाए जा रहे हैं और जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं उन पर स्प्रेस भी किए जा रहे हैं। लेकिन एज सच मंजर आम पर देखने में कोई चीज़ नहीं मिल रही। जबकि जो पेशावर का इलाका तहकाल है, जहाँ से ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट होते हैं, जैसे शाहीन मुस्लिम टाउन है, तो वहाँ पर किसी हद तक स्प्रेस जो है वो किए गए हैं, लेकिन पूरे शहर में और जो मज़ीद इफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर कुछ इकदाम देखने को नहीं मिले। अगर मैं आपको बताती चलूँ, महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह में डेंगी के जो है 364 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रवां महीने में जो है 154, और अगर गुज़श्ता हफ्ते की बात करें तो इसमें हमारे पास 190 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 62 का ताल्लुक जो है वो पेशावर से और DI खान से 54 और 19 केसेस का ताल्लुक जो है वो चारसदा से है। ताहम पेशावर के तमाम बड़े अस्पतालों में डेंगी जो सेल्स बनाए गए हैं वहाँ पर भी मरीज जो है वो ज़ेर इलाज है। इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी डेंगी के 3 पेशेंट्स जो हैं वो ज़ेर इलाज है, जिनमें 2 मेल और 1 खातून है। इसी तरह पेशावर के दीगर अस्पतालों में भी डेंगी के मरीजों की तादाद ऑन एंड ऑफ जो है वो रिपोर्ट होती जा रही है। और महकमा सेहत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इसके लिए इक़दाम उठाए जाएंगे और मजीद भी हम पर काम करेंगे, लेकिन नज़र आम पे देखने को कुछ नहीं मिल रहा। जबकि हर साल जो अगस्त और सितंबर का महीना होता है, इसमें डेंगी जो होता है इसकी फैलने की जो होती है शरह जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये डेंगी के फैलने का जो है इसको एक्सपेल कहा जाता है। जी सही। अच्छा मतिया साहब, ने बताएगा कि आपने क्या देखा है कि टारगेट क्या है? ज़्यादातर ख़वातीन, बच्चे डेंगी का ज़्यादा शिकार बन रहे हैं या फिर इक्वली, मतलब ये कह सकते हैं कि जी पूरी आवाम में जो डेंगी बहुत ज़्यादा फैल रहा है? जी हम जो देख रहे हैं तो पूरी आवाम में जो है डेंगी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ख़ुसूसी तौर पर मर्दों और औरतों ये जो चीज़ है वो ज़्यादा डेंगी के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह HMC जो पेशावर का दूसरा बड़ा अस्पताल है वहाँ पर भी डेंगी के पेशेंट जो है वो ज़ेर इलाज हैं, KTH में भी ज़ेर इलाज है और इनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो मर्द और ख़वातीन दोनों की ही है। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मदिया सुंबल हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी। हमने डेंगी के वाक़यात कराची में बढ़ते हुए तो बहुत ज़्यादा देखे हैं, हमने पंजाब में तो बहुत ज़्यादा, फिर उसके सदबाब के लिए, उसके तदारों के लिए क्या कुछ किया गया वो हमने देखा। अब देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस बढ़े। आज मेरे ख्याल से अभी शायद डेंगी का कॉन्सेप्ट वहाँ का नया, तो मैं डेंगी की स्पेलिंग देख रही थी कि अच्छे बड़े वार्ड में जो डेंगी की स्पेलिंग भी लिखी हुई थी, तो मेरे ख्याल से शायद लोगों को भी इतना पता ही नहीं है डेंगी के वाले से। लोगों ने अगर अस्पताल की इंतजामिया को नहीं एग्जैक्टली पता तो फिर ज़ाहिर है कि तो फिर बाकी लोगों को क्या पता होगा। अच्छा जी, एक बड़ी अहम खबर आपसे शेयर करने जा रहे हैं। वो खबर ये है कि सिंध हाई कोर्ट का ARY न्यूज़ के खिलाफ पैमरा की अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जस्टिस अकील अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील की नकूल फराहम करने का हुक्म भी दिया है।
असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा असगर। जी, ये सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने कल समाप्त हुई थी पैमरा की अपील, लेकिन क्योंकि कल शाम को देर से इस पे 10 ऑर्डर पर साइन हुए तो ये आज जारी किया गया है, जिसमें बड़ा प्रिसाइज करते हुए तफसीली उसको समाप्त किया गया कार्रवाई को। कहा गया है कि पैमरा की जानिब से कहा गया जी वो जो है टाइप जो है लाइसेंस के मलिक एयरवाई ने उसकी संगीनी खिलाफियाँ की हैं और बहुत ज़्यादा वायलेशन की गई है। बस संगीनी अल्फाज की शिद्दत से बताया गया है, लेकिन एयरवाई वकील ने बताया कि इससे पैमरा को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और इस वक्त तक हमें ये दस्तावेजात और अपील की कॉपी भी नहीं की गई है जिसका हम जवाब दे सकें। ये कानून के मुताबिक नहीं है, हमें जवाब दाखिल करने के लिए और वकालतनामा वगैरह जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए और इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और हम तमाम जो पहले शोकाज वगैरह नोटिस जारी किए हैं इसके जवाब दाखिल कर चुके हैं। अदालत ने उनके दलाइल से एग्री किया, इत्तफाक किया है और पैमरा को हुक्म दिया है कि एयरवाई के वकील को तमाम दस्तावेजात जो अपील के साथ लगाई गई हैं वो भी फराहम की जाए ताकि जवाब दिया जा सके और माफ के लिए मुलतवी की गई है। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया असगर उमर, आपने तफसीलात से आगाह करने के लिए। हमारे जो नाज़रीन हमें दिख रहे हैं आपको बार फिर से बताते चलें कि सिंध हाई कोर्ट का ARY न्यूज़ के खिलाफ पैमरा की अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस अकील अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का अपील की नकुल फराहम करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि अपील के साथ मुतल्लिक दस्तावेज की कॉपी भी ARY न्यूज़ के वकील को फराहम करें। बैरिस्टर अयान मेमन ने कहा कि ARY न्यूज़ दरखास्तों पर हुक्म इम्तना से पैमरा को नुकसान नहीं, अदालती हुक्म के बावजूद ARY न्यूज़ की नशियात बहाल नहीं की गई। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।